हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का सेगमेंट रहेगा और इसमें मुख्य रूप से समावेशी विकास के बारे में बात करेंगे। ये पीटी प्लस मेंस दोनों का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात और ध्यान रखिएगा कि ये कंसेप्ट पे बेस्ड है और अगर आप कंसेप्ट को ठीक ढंग से ले लेते हैं तो इस पॉइंट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पीटी में आए या फिर मेंस में आए, आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे अगर आप इसका जो कंसेप्ट है उस बात को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समावेशी जो विकास है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या होता है? सभी को सुख पहुंचना या पहुंचाना, जैसे भी हो। देखिए, हमको संस्कृत बहुत ज़्यादा आता नहीं है, पर मैं जहाँ तक इसको कंसेप्ट के बेसिस पे मैं इसका अर्थ निकाल पाया हूँ। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर इस पॉइंट को अगर हेडलाइन में लिखेंगे ना तो उस आंसर में 4 चांद लग जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के काम मैंने किया है। तो कुछ भी टॉपिक आप लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप कुछ अच्छा सा कोट्स रहता है, इंपॉर्टेंट कोट्स रहता है, तो आप उसको जरूर कोट करते रहें। अगर आप कोट करेंगे तो टीचर जो है उसका जो मीनिंग है उसी से समझ जाएंगे कि हाँ, लड़का का कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अब समझते हैं कि समावेशी विकास आखिर है क्या। समावेशी विकास जो है वो इसका साफ मतलब ये होता है कि जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो और गरीबी को कम किया जा सके। कहने का मतलब, अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छी ढंग से सभी लोगों तक एक्सेस हो जाए, पहुंच मिल जाए, तो क्या होगा? उन लोगों को ऑटोमेटिक पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? उनका गरीबी दूर हो जाएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, हमारा जो पॉइंट है इसी में कि समावेशी विकास का अर्थ इसी विकास की एक प्रक्रिया के तहत आती है। ये सीमांत वर्ग को विकास से जोड़ने की बात करती है। मतलब कि बहुत से ऐसे डाउन ट्रोडन पीपल हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो क्या कह सकते हैं आप, वैसे लोग जिनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही खराब है। ठीक है, उनके आय के स्रोत नहीं है, उन लोगों को क्या करना है? विकास से जोड़ने की बात करती है समावेशी विकास, है ना। सभी लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित करती है। अभी कोई काम है तो उसमें सभी लोगों की सहभागिता हो पा रही है कि नहीं। दूसरी, अगर सभी लोग सहभागिता बन रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है कि नहीं, है ना, उनको लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ये सारे के सारे चीजें किस में आती हैं? समावेशी विकास में। उसके बाद जो है समावेशी विकास के अंतर्गत सभी वर्गों को क्या क्या मिलना चाहिए? तो पेयजल, पानी, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, क्वालिटीफुल शिक्षा, है ना, स्किल्ड एजुकेशन जो है वो होना चाहिए, स्वास्थ्य का पहुंच, एक्सेस होना चाहिए। इसके साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके। देखिए, गरिमापूर्ण जीवन आप तब व्यतीत कर पाएंगे जब आपके पास आजीविका के अच्छे साधन हों। अच्छे टर्म यहाँ यूज किया हूं मैं। कहने का मतलब, अगर आप अच्छे से कमाते नहीं है, पूरा अच्छा पैसा आपको सैलरी के रूप में नहीं मिलता है, तो आपका जो जीवन है वो गरिमापूर्ण व्यतीत नहीं हो पाएगा। यहाँ तात्पर्य यही है। तो इन सब चीजों को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये सारी चीजें आती हैं समावेशी विकास में। ठीक है, देखिए, समावेशी विकास में कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, उस तत्वों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि समावेशी विकास का एक तत्व का आपको डायग्राम भी मिलेगा, मैं आगे डायग्राम लगाया हूं। ठीक है, देखिए ये डायग्राम यहाँ है, पर मैं पहले जो की पॉइंट है ना, मैं उस की पॉइंट को आपको ठीक ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप की पॉइंट एक एक करके अच्छे से समझ जाएंगे तो शायद आपको लिखने में आसानी होगी, और इससे क्या होगा ना कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले हम कि जो समावेशी विकास है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से है। तो समावेशी का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ना, वो है निर्धनता का उन्मूलन। निर्धनता मतलब होती है गरीबी। अगर आप गरीबी की उन्मूलन करते हैं तो गरीबी की उन्मूलन कैसे होगी? जब लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा।
इसके अलावे जब आजीविका का साधन मिलेगा तो उनको आय प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी तो क्या होगा, उनका जीवन स्तर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर उठेगा, है ना। तो इससे ऑटोमेटिक क्या होगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है समावेशी विकास का। दूसरा जो तत्व है वो है गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन का। कहने का मतलब क्वालिटीफुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। ऐसा जो आजीविका जो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी उसमें होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो डेली वेजेस वर्कर है उसका जो जिंदगी है, या गिग वर्कर्स जो होते हैं, देखिए एक टर्म यूज किए हैं मैं, गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी भी जानते होंगे, गिग वर्कर भी जानते होंगे। चलिए आप कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और वर्तमान में बहुत ही प्रचलन में है, गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर, ठीक है। पूरा भारत में अप्रॉक्स 43% के आसपास में गिग वर्कर्स जो हैं वर्क कर रहे हैं। गिग वर्कर आप समझ, जब इतना बता दिए तो मैं आगे बता ही देता हूँ। गिग वर्कर्स का मतलब होता है असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं ना, जो काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में, उनको कहा जाता है गिग वर्कर, ठीक है। यही बात है गिग वर्कर के लिए। तो गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन होगी तभी क्या हो सकता है, उनका समावेशी विकास संभव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कृषि विकास। अब आप जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि से संबंधित हमारा देश है। यहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है, ठीक है। तो अगर कृषि का विकास होता है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबों को क्या मिलेगा, रोजगार के शुभ अवसर मिलेंगे। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, उनका जीवन स्तर वैसे भी सुधर जाएगा। यहाँ के किसानों की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। यहाँ पर किसानों का जो आय दुगनी करने की बात कही गई है उस पर काम किया जाना चाहिए। तो क्या होगा, समावेशी विकास संभव हो पाएगा। फिर है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास मतलब उद्योगों का विकास होगा। अगर उद्योगों का विकास होगा तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। यहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास किया जा सकता है। देश जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशंस की ओर अग्रसर होगा। तो ये सारी चीजें औद्योगिक विकास में आ जाएंगी और इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चंस बन जाते हैं समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं और समावेशी विकास के विभिन्न तत्वों को आप वर्णन करें, इस तरह का अगर सवाल आता है तो आप पहले ऊपर वाला जो डाटा दिया या डेफिनेशन दिया, कुछ महान जो स्कॉलर हैं उनका भी लिख लीजिएगा, इनके अनुसार समावेशी विकास का मतलब, ठीक है। कुछ डाटा डालिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी। देखिए कुछ ही दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि वो जो पैड होता है, राइटिंग पैड, वो मैं ले लूँ और उसके बाद मैं उसमें लिख करके बताऊँ तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। हालांकि अभी कुछ आधारभूत संरचना मेरे पास भी नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना बेस्ट देता चला जाऊं और आप लोगों को किसी तरह से असुविधा ना हो, इस बात का मैं विशेष ध्यान रख रहा हूं। धीरे धीरे मैं सब काम करूंगा, बस थोड़ा हमको समय दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहां बता रहा था औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास का जो कंसेप्ट है वो बता चुका हूं। इससे भी जो समावेशी विकास है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक क्षेत्र में विकास। देखिए भारत की एक बहुत बड़ी आबादी कहाँ रहती है, गांव में रहती है। और ध्यान रखिएगा दूसरी बात कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं एक सामाजिक तरह से रहने वाले लोग हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ लोग गले मिलते हैं, पैर छूने का कार्यक्रम होता है। कोरोना का टाइम पीरियड में इस तरह का परेशानी उठाना पड़ा था यहाँ के लोग कि अभी भी आप गांव में जाएंगे या अपने से बड़ों के पास जाके मिलेंगे तो आप हम लोग चरण स्पर्श करते हैं ना। तो सामाजिक क्षेत्र का विकास कैसे होगा, सोसाइटी है, लोग आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, ठीक है। और वहां पर अगर स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो क्या होगा प्रॉब्लम कि वहां के लोगों का स्तर, जो जीवन स्तर है वो कैसा रहेगा, खराब हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने की बात कह रही है। सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे अभी भी विकास की समस्याएं देखी जा सकती है ना। जैसे आधारभूत संरचना में देखा जाए तो कुछ रोड है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का अभाव है, पानी के शुद्ध पीने के पानी, इसके अलावा स्वास्थ्य की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं। तो अगर सामाजिक क्षेत्र में विकास किया जाएगा ना तो इन सब चीज़ों को का उत्थान किया जाएगा और इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉब्लम है समावेशी विकास का जो कंसेप्ट है वो क्या होगा, आगे बढ़ करके सामने आएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता में कमी। क्षेत्रीय असमानता में कमी जब लिखेंगे उसके बाद एरो देख करके लिखिएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जा सकता है, तो जानते होंगे कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, यानी कि वहां पर असमानता देखी जाती है। एग्जाम्पल समझिए,
जो दिल्ली है वहां पर लोगों का जो पर कैपिटा इनकम होगा, और दूसरी हमारे झारखंड, बिहार, यूपी, इन सब रीजन में जो पर कैपिटा इनकम होगा वो डिफरेंट होगा। बहुत सारी असमानताएं हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर इनकम लेवल की बात किया। कभी कभी आप मिनरल्स के मैटर में भी चले जाएं तो वो भी वहां पर आपको असमानता देखने को मिलेगी। तो इन असमानताओं को कमी करने की बात कही गई है किसमें? समावेशी विकास में। कैसे किया जा सकता है? सरकार कोशिश कर रही है, प्रयासरत है ना। जैसे वैसे भी राज्य हैं कुछ जहां पर लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है या जहां पर लोगों के आजीविका के साधन है वो नहीं हो पा रहे हैं तो उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसे झारखंड में बहुत ज्यादा मिनरल्स है तो यहाँ का मिनरल्स जो होता है इसका समान रूप से वितरण किया जाता है देश के अन्य भागों में, क्योंकि यहाँ जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो केंद्र का संसाधन है, केंद्र का है, तो वो क्या करती है यहाँ से निकालती है और उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करती है, उसका यूटिलाइजेशन होता है बेसिकली। तो इससे क्या होगा? क्षेत्रीय असमानता में कमी होती है। ठीक है। इसके अलावे समान का यहाँ गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, असमान वितरण होगा धन का या संसाधनों का। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ बनाते समय हमको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिसका परिणाम ये हुआ। ठीक है। यहाँ पर आप लिखिएगा संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। संसाधनों का असमान वितरण कैसे होगा? देखिए, आप जानते हैं कि अभी मैं कोयला का एक एग्जांपल लिया था कि झारखंड जैसे राज्य में कोयला का भंडार है ना, लेकिन क्या है कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कोयला नहीं मिल पाता है, तो क्या वहां पर कोयला नहीं पहुंचता है? पहुंचता है, क्योंकि सरकार जो है वो कोशिश ये करती है कि संसाधन है उसका वितरण कैसा हो? समान हो। हमारे यहाँ ज़्यादा है, किसी और राज्य में कम है, तो यहाँ का कुछ कोयला को निकाल करके वहाँ पहुँचाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं है और किसी दूसरे राज्य के पास है, तो वो सामान वहाँ से ला करके हमारे यहाँ पहुँचाई जाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं सब कुछ बना बनाया दे दूंगा ना तो आप थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको बना बनाया मिलेगा तो आप मेहनत कम करेंगे, और अगर मैं सिर्फ हाईलाइट करके देता हूं तो आप उसमें मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम लिखूं और ज़्यादा बताऊं, जिससे कि आप थोड़ा बहुत मेहनत करके अपना नोट्स को क्या करें? अपडेट कर लें। यहाँ पर मैं डाटा बहुत कम दिया हूँ, की पॉइंट दिया हूँ, और इस की पॉइंट के बेसिस पे आप अपना आंसर को राइट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप आज के समय में जान रहे हैं कि ग्लोबल जो क्लाइमेट है वो परिवर्तित हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती जा रही है। क्लाइमेट चेंज का मामला है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है ना। वेरियस पॉल्यूशंस हैं, जैसे एयर है, वाटर है ना। इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। ऐसी गैसेस रिलीज हो रही हैं जिससे हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कर रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है समावेशी विकास से। कैसे? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी जिससे कि क्या हो? पर्यावरण का क्षरण ना हो। ये भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं तो उन लोगों को जो मन किया वो रोजगार दे दिए और वो हार्म कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इस तरह की चीजें समावेशी विकास में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावे ध्यान रखिएगा कुछ और चीजें। ठीक है, कि जो समावेशी विकास है इसमें और कौन कौन सी चीजों को ऐड किया जा सकता है उसको मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, निर्धन आबादी का अधिक अनुपात और निर्धनों की भारी संख्या, देश में बढ़ती हुई आबादी है ना, श्रम शक्ति की संख्या में वृद्धि होना, निरक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कृषि का मंद विकास होना, बेरोजगारी, ये सब ऐसे कारक तत्व हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो समावेशी विकास में क्या है? बाधक बन रहे हैं। एग्जाम्पल, निर्धन आबादी का अधिक अनुपात, बहुत ज्यादा जनसंख्या क्या है? यहाँ की गरीब है, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की अधिक जनसंख्या के कारण से यहाँ उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनका जीवन स्तर है वो क्या है? बहुत ही खराब है। ठीक है। जब उनका निर्धन है, जीवन स्तर उनका खराब है, तो क्या होगा? देश पर बढ़ती हुई बोझ क्या करेगी? हमारे देश को
और नीचे की ओर धकेल देगी, है ना। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा दबाव जो है वो इकोनॉमी पे पड़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, आजीविका के साधन घटते हुए जा रहे हैं, संसाधनों की उपलब्धता भी कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये समावेशी विकास के क्या है, बाधक हैं। निरक्षरता कहने का मतलब यहाँ पर अनएजुकेटेड पीपल की संख्या अधिक है। आज भी गाँव में जो अच्छे जो विद्यालय हैं उनका अभाव देखा जाता है। अगर विद्यालय हैं तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी देखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि झारखंड में या भारत में जो शिक्षक और स्टूडेंट यानी कि जो शिष्य है उनका रेशियो क्या है ना। मैं यहाँ बता सकता था और मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप इसको खुद खोजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। मैं जब अपना नोट्स बनाता हूं तो वो उन सब चीज़ों को मैं ऐड करता हूं सिनॉप्सिस के फॉर्म में। कोशिश ज़रूर करिए कि मेरे जो लिखे गए की पॉइंट्स हैं उसको आप अपने नोट में ज़रूर ऐड ऑन कर लीजिए। इसका ऐड ऑन करने से क्या होगा, आपको जब मेंस लिखने की बारी आएगी तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यही की पॉइंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। निरक्षरता स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। जो क्या कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में उसका भी अभाव देखा जा रहा होगा। नर्सों की कमी है, वहां पर डॉक्टरों की कमी है। देखिए यहाँ पर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, डॉक्टरों की कमी है, कितने लोगों पे कितने डॉक्टर हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप छोटी छोटी चीज़ें हैं पर अगर आप ऐड करते हैं ना तो आपका आंसर जो है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगा, ठीक है। मातृ मृत्यु दर जो है उसका रेशियो देखिए कि कितना है, शिशु मृत्यु दर है उसका कितना है। इसके अलावा कृषि का मंद विकास, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके बाद भी यहाँ पर कृषि जो है वो क्या है बहुत ही धीरे गति से क्या कर रही है, विकास कर रही है। तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो विकास है वो नहीं हो पाया। तकनीकी विकास ना होने के कारण से आज भी परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ जो है वो खेती बाड़ी की जाती है। इसके अलावा देखिएगा बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी समस्या है ना। उसका एक बहुत ही बड़ा भुक्तभोगी मैं खुद हूं, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। कड़वा है पर सच है और इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो बेरोजगारी जैसे बहुत सारे इसी कारक तत्व हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास के प्रमुख क्या हैं, बाधक के रूप में देखे जाते हैं। इन सब चीजों को आप ऐड ऑन करिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, आंसर वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आपका आंसर जो है बाकियों से अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश मैं किया हूँ और इस डायग्राम से आप सीख सकते हैं कि डायग्राम कुछ इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, हेडिंग कैसा होना चाहिए और हेडिंग के साथ साथ आपका जो डायग्राम है उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी वे में होना चाहिए कि आपको जो सामने जो आंसर चेक कर रहे हैं उनका जो दिलो दिमाग पर ये आंसर जो है वो छप जाए और आपको अधिक से अधिक मार्क्स दे दे। समावेशी विकास के तत्वों को मैंने ऊपर अपने की पॉइंट के रूप में बता दिया हूं, लेकिन डायग्राम में चूंकि सारे के सारे मैं नहीं लिख पाता नहीं, तो इसके कारण से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर ऐड ऑन किया हूँ। जैसे कौशल विकास का होना जरूरी है ना, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, रोजगार में वृद्धि करने की बात कर रहा है ना। रोजगार में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर सुधरेगा तो उनका जो समावेशी विकास है वो हो पाएगा। इसके अलावा सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात करती है। गुड गवर्नेंस होगा तभी वहाँ सभी लोगों तक एक्सेस हो पाएगा, सरकार की बातें वहाँ तक पहुँच पाएंगी। तो इन सब चीज़ों को आपको इसके जो समावेशी विकास है ना इसके तत्वों में शामिल किया गया है और इस तत्वों को एक बार इस डायग्राम में बना लेंगे, उसके बाद नीचे एक एक की पॉइंट को लिख करके एरो दे करके नीट एंड क्लीन राइट डाउन करेंगे तो आपका आंसर ठीक ठाक दिखने लगेगा। सुशासन हो गया, कृषि क्षेत्र का विकास करने की बात कही गई है। हम पहले समझा चुके हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र का विकास हो सकता है। अभी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है हमारे यहाँ, ट्रेडिशनल पद्धति अपनाई जाती है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स नहीं मिल पाते हैं, इरिगेशन की बहुत बड़ी समस्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम है, यहाँ पर सॉइल का फर्टिलिटी पावर है उसमें भी कमी देखी जा रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना। इन सब चीज़ों को आप ऐड ऑन करेंगे, इन सब पर अगर विशेष काम किया जाए तो समावेशी विकास ऑब्वियसली होगा। पंजाब जैसे राज्यों में वहाँ के किसानों का जो स्थिति देखेंगे ना बहुत ही अच्छा है। आप कभी मौका मिले तो पंजाब जाइए और वहाँ पर के किसानों का जो स्थिति है वो देखिएगा। लोग रेंज रोवर और उसके बाद मर्सिडीज से जाते हैं अपने फार्म हाउस पे, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर खेतों में इरिगेट करते हैं। क्या मज़ा आता है यार वहाँ, ठीक है। वहाँ पे जो क्या कहते हैं गेहूं को के जो बड़े बड़े जो खेत हैं, इतने बड़े बड़े फार्म की आप देख कर कहीं चकित हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो जोतों का आकार है वो बहुत ही छोटा है, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग है, बड़ा बड़ा है जोत का आकार, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होती है वहाँ पर
थोड़ा विकास ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पर समावेशी विकास होता हुआ दिखेगा। लेकिन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ राज्य जहाँ पर इन सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे जाते हैं तो वहाँ पर कृषि का विकास करने की विशेष आवश्यकता है। इसके अलावा यह योजनाओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना। कैसे होगी पहुँच? तो सब लोगों तक उतना अवेयरनेस फैलाया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। लोग एजुकेटेड रहेंगे तो अपनी जो मांग है, या कह सकते हैं अपनी जो उनका अधिकार है उसकी मांग करेंगे। अधिकार को मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार भी अवेयर रहेगी कि अब इन लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है अपने अधिकारों का, तो उस पर सरकार कोशिश ये करेगी। और विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही है ना, कि वहाँ तक लोगों को आसानी से योजनाओं का जो लाभ है वो पहुँच जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है ना प्लान का, योजनाओं का, वो सही ढंग से ना होने के कारण से भी एक बहुत बड़ा तबका जो आज हमारा गरीबी रेखा से नीचे है, या उनका जीवन स्तर में बहुत ही क्या देखा जा सकता है, कमियां देखा जा सकता है ना। इसके अलावा देखिए सामाजिक क्षेत्र का विकास करना है, वो तो मैं बता चुका हूं सामाजिक क्षेत्र का विकास कैसे किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण प्रणाली, ठीक है, क्वालिटी जो फुल सर्विसेज हैं वो देना बहुत जरूरी है। मान के चलिए हमको डीएल बनाना है ना, अब डीएल बनाना है तो क्या होगा, हमको प्रॉपरली अगर मुझे काम करना पड़े या प्रॉपरली मुझे थ्रोली होकर के जाना पड़े तो क्या होगा, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ सरकार इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जब आप जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है मुफ्त में, उसके बाद भी वहाँ पर आपको बहुत ही जो लाल फीताशाही वाले जैसे तत्व हैं वो आपको दिखेंगे वहाँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण से क्या होता है कि जो सर्विस है ना वो सही से नहीं मिल पाता है और लोग परेशान हो जाते हैं ना। बहुत गरीब जो लोग हैं जो उन तक प्रॉपर एक्सेस नहीं है, जिनका पहुंच नहीं है, हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग फ़ोन करवा देते हैं कि भैया हमको ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना है, यहाँ पर कोई भैया हैं तो बात करा दीजिए, इसके ई कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो हम लोग का काम बन जाता है। लेकिन अगर जिनका नहीं है तो उनका क्या होगा, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है समावेशी विकास के तत्वों में। मानव का विकास ही, चहुमुखी विकास ही कहीं ना कहीं हमारा देश का विकास करवा देगा। सिंपल सी फंडा है कि अमेरिका जो है वो विकसित क्यों है, क्योंकि अमेरिका के लोग विकसित हैं, है ना। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। हमारे यहाँ पर विकासशील क्यों है, क्योंकि अभी भी हम विकास के राह में अग्रसर है। तो यही कारण है कि हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं। लेकिन अमेरिका वाले लोग जो है डेवलप्ड है, जर्मनी वाले लोग डेवलप्ड हैं, कनाडा वाले लोग डेवलप्ड हैं, क्योंकि वहाँ के पीपल डेवलप्ड हैं। पीपल डेवलप्ड होंगे तो ऑब्वियसली कि वहाँ पूरा कंट्री डेवलप्ड कर जाएगा, ठीक है। तो समावेशी विकास कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखता है। फिर सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता को कम करने की बात कही गई, तो इन सब चीज़ों को अगर कम किया जाए तो हमारा समावेशी विकास जो है प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे देखने की कोशिश करते हैं इसी कड़ी में कि जो मुख्य रूप से जो समावेशी विकास है उसमें और कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन की जा सकती हैं। फिर है समावेशी विकास की माप। समावेशी विकास की माप कैसे की जाएगी, इस चीज़ को आप ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए समावेशी विकास का जो माप है ना, इसको माप करने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि ऐसी जनसंख्या जिनके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस नहीं हो पाती है, तो उन सब चीज़ों को अगर उन तक पहुंचाया जाए, कहने का मतलब समाज का सबसे निचला तबका मतलब होता है लोग, ध्यान रखिएगा। संस्कृत निष्ठ शब्दों का जरूर प्रयोग करेंगे, एक बात का आप जरूर ध्यान रहे। आप इंग्लिश में लिख नहीं रहे हैं तो इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि हिंदी टर्म यूज़ करूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है मेरे से, उसके लिए मैं सॉरी हूं। लेकिन संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ठीक ठाक रहेगा। याद रखिएगा इस बात को, थोड़ा संस्कृत निष्ठ होने की कोशिश करिएगा अपने आंसर में। हालांकि मैं इस पर काम करूंगा कि मॉडल आंसर तैयार करवाऊं, साथ ही साथ हम मेंस का खुद टेस्ट के लिए क्वेश्चन सेट करेंगे। क्वेश्चन सेट करने के बाद जो आंसर है उसका मॉडल भी तैयार करेंगे। इससे क्या होगा ना कि आप लोगों का आंसर और अपना जो मॉडल आंसर है उससे आप मैच करवा करके अपने आप का जो लेवल है उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज़ों पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मेंस का हर वो तरीका से, जिससे कि आपको आसानी से एक्सेस हो जाए। अपने तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा हमको समय की ज़रूरत है, धीरे धीरे मैं सब काम कर दूंगा इस पर। तो देखिए जो सबसे पिछड़ा वर्ग है ना, उसका भागीदारी देश में अगर आ जाए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा देश का विकास हो जाएगा और समावेशी विकास का जो संकल्पना है वो क्या होगी, बेहतर ढंग से काम कर पाएगी।
कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा देश का एक बहुत बड़ी जनसंख्या पिछड़े वर्ग से संबंधित है, और पिछड़े वर्ग से संबंधित होने के कारण से क्या हो रहा है, यही लोग सबसे ज़्यादा पीछे हैं, और सबसे ज़्यादा पीछे हैं तो हमारा देश पीछे रह गया। ठीक है, ये इसको इस तरह से समझिएगा। तो समावेशी विकास का माप कैसे करेंगे, तो जो पिछड़ा वर्ग है उसको उठा दो, उनके लिए कुछ अच्छे काम करो, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जितने भी योजनाएं हैं उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट कराओ सरकारी ऑफिसर्स के मदद से। तो इससे क्या होगा, हमारा देश का विकास हो जाएगा, समावेशी विकास की संकल्पना सुदृढ़ हो जाएगी। देखिए 25% के आसपास का हिस्सेदारी जो है वो कहीं ना कहीं हमारा ये काम करती है, ये जो पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है उससे संबंधित है, और इनके जो आय है वो क्या है, बहुत ही कम है। अगर इनका आय को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, हमारा राष्ट्र का आय बढ़ेगा, राष्ट्र का आय बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ जो है वो क्या होगा, सुदृढ़ तरीके से काम करने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम समावेशी विकास को माप सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई गरीब तबका का लोग है, उन लोगों का जीवन स्तर को सुधारना है, उनका समावेशी विकास करवाना है, तो उनका पर कैपिटा इनकम को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ेगी, तो आजीविका का साधन उपलब्ध करा देंगे उन लोगों को, अच्छी क्वालिटी पूर्ण। इससे क्या होगा, उनका जीवन स्तर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, समावेशी विकास हो जाएगी। इसके अलावा देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो लगभग 10 सूचकों पर आधारित है, उसके आधार पर माप कर सकते हैं हम। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें 10 सूचक तत्व है। एक्चुअली यहाँ जो ब्लैक किया हूँ ना, यहाँ पे मैं यहाँ प्रिंट खराब गलत हो गया था, इसीलिए मैं उसको ब्लैक कर दिया हूँ। यहाँ पे आप सूचक रखिएगा ध्यान में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 10 सूचक हैं, उन सूचकों के आधार पर लोगों का जो गरीबी है उसको मेजर करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से हम समावेशी विकास को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला व्यय के आधार पर। देखिए सरकार क्या है आज के डेट में, समाज के निर्माण के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु अलग अलग तरीके से काम कर रही है। फंड का एलोकेशन करना, बहुत सी योजनाएं चलाना ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए। इससे क्या होगा, वहाँ पर विकास की संभावनाएं बढ़ जाएगी, वहाँ के लोकल लोगों का जो क्या कह सकते हैं आजीविका के साधन है वो उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर विशेष काम करने की जरूरत है सरकार को, जिससे काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार व्यय करेगी उससे भी हम समावेशी विकास को मेजर कर सकते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की योजनाओं और उन योजनाओं में जो एलोकेशन है फंड का, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएगी, कौन कौन सी योजनाओं में कितने सरकार खर्च कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों को कितना फायदा होने वाला है, इसी के द्वारा मेजर किया जा सकता है समावेशी विकास को। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को मैं बताने के पीछे जो रीज़न है वो ये कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दूं तो आप जब आंसर करेंगे ना तो वहाँ पर आपको इसमें बेनिफिट दिखेगा, है ना। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो और भी डायमेंशंस है आंसर का वहाँ पर भी आपको मैं पहुँचा दूँ, जिससे कि अगर ट्विस्ट हुआ ना क्वेश्चन तो आप उसको टैकल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर की समानता, कौशल विकास आदि द्वारा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के आधार पर। कुछ वर्ड जो है वो गलत लिखे गए हैं, मेरे द्वारा नहीं, वो लिखते समय कुछ अपने से रीड कर लेता है, उसके वजह से हुआ ऐसा। आप उस पर माइंड ना करेंगे, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब सभी लोगों तक आसानी से सब कुछ एक्सेस हो पाए, सारे के सारे अवसर का समानता वहाँ पर लोगों को मिले। इसके अलावा कौशल का विकास हो, स्किल डेवलपमेंट अगर गांव के लोगों का करवा देंगे तो वहां पर वास्तविक मजदूरी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना। कहने का मतलब स्किल डेवलपमेंट पे काम भी कर रही है सरकार। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो के द्वारा किया गया था बहुत सारे योजनाओं का निर्माण जो कहीं ना कहीं कौशल विकास पर बात करती है। ठीक है, कौशल विकास को लेकर के जैसे कंप्यूटर सिखाना, है ना, फीमेल लोगों का क्या किया जा रहा है कौशल में विकास के लिए, तो सिलाई मशीन सिखाना, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना, इन सब चीज़ों पे क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा विशेष काम किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों का काम जो है ना वो मेजर किया जा सकता है। काम करने के बाद वहाँ से जो निकल रही है एक बहुत बड़ी आबादी, वो क्या कर रही है, अपना स्किल्स के आधार पर उनका जो आजीविका के साधन है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे क्या होगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो इससे भी मेजर किया जा सकता है हमारा समावेशी विकास का। ठीक है, इसके अलावा देखिए मानव विकास सूचकांक,
मानव विकास सूचकांक आप जानते हैं कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट पहले मैं बता चुका हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या है, किसके द्वारा लाया गया था, कौन कौन से इसमें घटक हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। तो मानव विकास सूचकांक का अगर हम मेजर करते हैं ना, या किसी राज्य का जो मानव विकास सूचकांक वहाँ के लोगों का है, या अगर देशों की कंपैरिजन करें तो उसमें भी हमारा जो मेजरमेंट किया जाता है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य में या हमारे देश में समावेशी विकास की संकल्पना सुदृढ़ हो रही है कि नहीं, इस बात का हमें पता चलता है मानव विकास सूचकांक से भी। तो इतना सब चीज़ों को ना आप ऐड ऑन करिएगा तो आपको अगर वहां पर लिमिटेड भी मिल जाएगा ना, तो क्या होगा, आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं आंसर को। आंसर लिखते समय जितने भी फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, इन सब फैक्टर्स को क्या करेंगे, ठीक ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। और इसको ना की पॉइंट को मैं पूरा का पूरा मैं छापने नहीं बोल रहा हूं, आप की पॉइंट को रखें आंसर राइटिंग में। इसी की पॉइंट के बेसिस पे और क्या लिख सकते हैं वो आप अपने से क्रिएट करिए। आपका क्रिएटिविटी ही आंसर में दिखेगा और उससे आपका मार्क्स जो है वो बढ़ेगा। बस मेरा यही कहने का तात्पर्य है। मैं की पॉइंट दे रहा हूं और की पॉइंट के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए, भारत जैसे देश में समावेशी विकास के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं। तो भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं समावेशी विकास के लिए? तो सबसे पहले बुनियादी सेवाओं का अभाव, जिससे पलायन की समस्या का जन्म होता है। क्या होता है, हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वही खराब है, तो उससे क्या हो रहा है, पलायन की समस्या है ना। यहाँ से लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आपके गांव से लोग कहीं बाहर जाके कमा रहे हैं, या भारत में नहीं है तो भारत से कहीं बाहर भी लोग जा रहे हैं, सऊदी अरब ये सब जाने की लोग योजना बनाते हैं, ठीक है। हमारे भी कुछ ऐसे मित्र हैं जो अभी नाइजीरिया में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो सऊदी अरबिया में भी हैं। तो देखिए क्यों गया वहाँ पे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उसको क्या, जिस स्किल को वो जानता था उस स्किल में यहाँ पर उसको उतना सैलरी नहीं मिल पाती थी, तो नाइजीरिया में जाके रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुनियादी सेवा का अगर अभाव रहेगा ना जिस भी क्षेत्र में, तो वहाँ का पलायन होगा ही होगा। आप देखेंगे गांव में क्यों लोग वहाँ से निकल करके गुजरात जाना, मुंबई जाना, दिल्ली जाना, क्या रीज़न है, कहीं ना कहीं यहाँ बुनियादी सेवा का अभाव है। अरे उतना नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो मेरा भाई का है। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अभी तो खैर वो हेड बन गया है। उसमें क्या है कि यहाँ से वो दिल्ली में जाकर के रहना पड़ता है उसको ज़्यादातर समय। रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि यहाँ पर उस तरह की सेवाओं के लिए उसके पास ऑप्शंस है नहीं। अब अगर हजारीबाग और रांची और दिल्ली में गांव में रह करके और आप यहाँ पर उस तरह के काम उतना ज़्यादा प्राइस पे लोग नहीं लेना पसंद करता है, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होता है, यहाँ से लोग निकल करके दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु उधर जा करके रहना पसंद करता है, तो पलायन की समस्या हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसका जो स्किल था उसका यूटिलाइजेशन यहाँ के लोगों के द्वारा या यहाँ के लोग जो है उनको नहीं मिल पाएगा। रीज़न क्या है, तो यहाँ पर उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा जितना उसको सैलरी मिलता है, वहीं के लोग अफोर्ड करते हैं। और इसका जो प्रभाव होता है ना हमारे देश पर भी पड़ता है, इसी को समझते हैं। अपना भाई वाला एग्जांपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जितना भी कार्य करता है वो फॉरेन कंट्री के लिए, मतलब MNCs है उसका कंपनी, तो अमेरिका में कुछ है उन लोगों के लिए ये काम करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग के जो काम हो सकता था इसके द्वारा वो तो नहीं दे पा रहा ना, ठीक है। हालांकि मैं इस पे टोंट करता हूँ कि आप देश का कमाए खाएं और उसके बाद आप ये कर रहे हैं, हालांकि सैलरी जो मिलता है वो कहीं ना कहीं देश में कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, मेरा जो समझाने का तात्पर्य था आप वो समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिया था कि अगर बुनियादी सेवा का अभाव है तो इसके कारण से पलायन होगी। अगर आजीविका का साधन भाई का यहीं पे रह करके मिल जाता, गांव में ही रह करके, तो यहीं पे वो उन सब चीज़ों को वो कर सकता था और करता भी। कौन जाना चाहता है घर से बाहर, लेकिन फिर भी क्या होती है, यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं। प्रॉब्लम उसके बाद का होता है ना, पलायन तो कर गया, पलायन करने के बाद दिल्ली में देखिए कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा नज़र रखिएगा, इतना ज़्यादा है। मुंबई में देखिए पॉपुलेशन का डेंसिटी, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व को आप देखिएगा तो कितनी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। तो समावेशी विकास ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम करता है कि बुनियादी सेवा नहीं है यहाँ पे, तो आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो एक और प्रॉब्लम क्या होगा कि गांव से जब जाते हैं ना लोग, ठीक है, गांव से लोग जाते हैं तो कृषि का जो एक्टिविटी है, जो कृषि कार्य में जो लगे हुए व्यक्ति हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होता है, मान के चलिए कि गांव से जो लोग गया है, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, तो क्या होगा,
तो वहाँ पर ना शहरी क्षेत्र में पलायन होने के कारण से जो कृषि अर्थव्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है। प्रोडक्शन में कमी आने लगेगी, कृषि कार्य में जो लोग जुड़े हुए थे उनमें कमी आने लगेगी। इसके अलावा हमारा जो ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन कम होने लगेगा। तो पता चला कि आज जो हम लोग सरप्लस हैं ग्रेन के मामले में, हमको खुद किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। देख रहे हैं समस्या। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारा समावेशी विकास को की अवधारणा में कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, और इन समस्याओं की निदान के लिए सरकार बहुत से कार्य कर भी रही है। इसके अलावा देखिए खाद्यान्न संकट भी हो जाएगा। गांव से लोग निकल करके और चले गए मुंबई और गुजरात और दिल्ली और बेंगलुरु इधर, तो क्या होगा वहाँ पे गांव में खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि प्रोडक्शन जितना लोग करते थे या खेतों में जो काम करते हैं उन लोगों को खेत में जो काम है वो न करके वो अब कहीं दूसरे जगह पे जाके काम कर रहे हैं। तो खाद्यान्न संकट तो आएगा ही, क्योंकि कृषि में जो इन्वॉल्व हैं लोग वही निकल गए सारे के सारे। अगर एज्यूम करिए कि भारत के किसान खेत में काम ना करे, परिणाम जरा एक बार आप एज्यूम करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा समावेशी विकास का एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा देखिए स्थायी और दीर्घकालिक रोजगार साधनों की कमी है ना। अस्थायी और दीर्घकालिक, गांव में किसान खेती करता है तो क्या होगा, सीजनली वो बेरोजगार हो जाता है। बरसात का समय है, खेती बाड़ी में काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद फिर काम होना वहाँ बंद हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये इससे भी क्या होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। और हमारे जो क्षेत्र है, हमारे देश है, हमारे राज्य है, उसमें समावेशी विकास का जो संकल्पना है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। फिर है समाज में गरीबी, शिक्षा, आय और संपत्ति के वितरण में असमानता। आप देखते होंगे कि गरीबी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, लोगों के पास इतना इनकम नहीं है कि अपना 2 जून की रोटी भी उपलब्ध हो पाए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो भी आपको दिखाई देंगे गांव में। शिक्षा का जो है वो आपको कमी महसूस होगी। गांव गरीब किसान का बच्चा जो है वो खेत में काम करेगा कि पढ़ाई करेगा, उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को क्या कर सके, वो वहाँ पर रख सके, क्योंकि वो चाहता है कि अगर वो पढ़ेगा तो क्या करेगा, लास्ट में तो खेती बाड़ी ही करेगा, तो अपने साथ ही लेकर जाते हैं। थोड़ा सा ये मेंटालिटीज़ को चेंज करने की विशेष आवश्यकता है। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर इन सब चीज़ों को दिखाई पड़े तो आप इस बात को जरूर उन लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर पढ़ लिख करके भी खेती बाड़ी करता है ना तो उससे ज़्यादा बढ़िया करेगा। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा शिक्षित व्यक्ति ही ना खेती बाड़ी करेगा। तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का। तो जो अभी आप बच्चे को ले जा रहे हैं खेती बाड़ी में, उससे अच्छा है कि पहले उसको पढ़ा लीजिए, उसके बाद खेती बाड़ी में उसको इन्वॉल्व कराइए। वो थोड़ा पढ़ा लिखा रहेगा तो अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा आय और संपत्ति के वितरण में असमानता आपको दिखेगी। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास ज़्यादा धन संपदा है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इसके अलावा एक कुपोषण की समस्या आपको देखने को मिलेगी। कुपोषण की समस्या क्यों मिली, तो न्यूट्रिशस फूड नहीं मिल पाता है बच्चे को। क्वाशियोरकर और मैरास्मस जैसे बीमारियां आपको दिखेंगी बच्चों को। गांव में जो बच्चा जन्म लेता है उसके यहाँ पर कितना रहता है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो बच्चा जन्म लिया उसी समय से उसको अलग अलग प्रकार की बीमारी जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, माँ को उतना ज़्यादा जो पोषण युक्त आहार है वो नहीं मिल पाता है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, आंगनबाड़ी केंद्र पर इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। मैंने इसे पर्सनली देखा भी है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की समस्याएं विद्यमान होने के कारण से समावेशी विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, थोड़ा समय लगेगा। एक भ्रष्टाचार, आप जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ हर प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इससे छूता रहा हो। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार का, हमारा जो विकास में बाधक के रूप में देखा जा सकता है इस भ्रष्टाचार को। तो समावेशी विकास भी नहीं होगा, विकास में ही बाधक है तो समावेशी विकास कहाँ से होगा। भ्रष्टाचार के कारण से तो प्रॉब्लम आएंगी ही। रोजगार परक शिक्षा की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद भी उनके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और इससे क्या होगी, आपके पास डिग्री तो है, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, डॉक्टर डिग्री पे, डॉक्टरेट डिग्री मतलब आप PhD भी किए हुए हैं, बावजूद इसके भी आप क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है और इसके लिए सरकार जो है नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई भी है और काम भी कर रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो समस्याओं के रूप में देखा जाता है। इन सब चीज़ों के कारण से हमारे देश में जो है वो समावेशी विकास जो है वो
थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। अब देखिए समावेशी विकास हेतु सरकारी प्रयास, तो देखिए डायमेंशन जो है ना क्वेश्चंस का, उसके बेसिस पे लिखिएगा। मैंने जितने भी डायमेंशन समावेशी विकास पे बन सकते थे वो सारे के सारे डायमेंशंस को मैंने लिखा है, और सारे डायमेंशंस के जो जितने भी की पॉइंट बन सकते थे मैं उन सारे की पॉइंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो कर ही दे रहा हूँ। अगर मैं पूरी तरह से नहीं लिख पा रहा हूँ बस वही एक समस्या है, नहीं तो जितना डाटा है सफिशिएंट है। इसके अलावे जो डाटा है वो आप लिखते लिखते ना जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको वो आ जाएगा। तुरंत परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए समावेशी विकास हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में काम कर रही थी सरकार। सबसे ज्यादा समावेशी विकास का जो कार्य प्रयास था ना सरकार के द्वारा, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी सबसे पहले। और जो आप सिलेबस आप देख पा रहे होंगे तो आप सिलेबस में जरूर देखिएगा कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास इस बात को मेंशन किया गया है। हालांकि मैं आगे और भी बढ़िया से बताऊंगा कि 11वीं पंचवर्षीय में वो क्या क्या चीजें की गई थी सरकार के द्वारा प्रयास। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समाज के सभी लोगों को जीवन की गुणवत्ता सुधारने और अवसर की समानता उपलब्ध कराने पर बल दी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब रही थी ये आप ध्यान में रखिएगा। उसमें जो टारगेट था डेवलपमेंट का वो कितना था, कितना अचीव हुआ, कृषि में कितना था। ठीक है, इन सब चीजों को आप थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, तो वो जो पॉइंट है ना यहाँ से की पॉइंट पकड़िएगा और आप उस डाटा को ऐड ऑन करिएगा। आप फिर वही है मसाला लगा करके जब आंसर लिखेंगे ना तो मजा आ जाएगा। कहने का मतलब आप कोई खाना बना रहे हैं तो खाने में आप मसाले का अलग अलग वैरायटी आप डालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, खाना थोड़ा टेस्टी हो जाता है। तो आपको ना ये आंसर को टेस्टी करना है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। अगर उनको लग गया ना टेस्टी तो फिर आपको ना टेस्ट मिल जाएगा सरकारी आवास का। ठीक है, मैं जहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वहीं पहुँचिएगा। देखिए आगे, अवसर की अगर समानता उपलब्ध कराई दी जाए, ठीक है, लोगों का जीवन गुणवत्ता सुधार कर दी जाए, इससे क्या होगा कि हमारा जो समावेशी विकास है वो हो जाएगा। सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है ना, लेकिन पूरी तरह से अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी जाएगी आपको इन सब चीज़ों में। इसका परिणाम क्या, भ्रष्टाचार जैसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, राज्य में। इससे क्या होगा कि समावेशी विकास पूरी तरह से सक्सेसफुली कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र समावेशी एवं सतत विकास पर आधारित थी। तो सरकार प्रयास कर रही थी तब ना दोनों पंचवर्षीय योजना में काम कर रही है। और दूसरी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें भी विशेष ध्यान दी थी। तीव्र समावेशी की बात कही थी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, उस समय टारगेट कितना रखा गया था, अचीव कितना हुआ, है ना, और कौन कौन से योजनाएं चलाई गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जब काल लिखिएगा तो वहां पर कौन कौन सी योजनाओं को चलाई गई थी। इन सब चीजों को अगर आप लिखेंगे ना तो आपका आंसर जो है वो मजेदार हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सरकार द्वारा कई योजनाओं प्रारंभ की गई है। जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना क्यों चलाई गई थी आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब चलाई गई थी, है ना, ICDS इसी को कहते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम जो है क्यों चलाई गई थी। न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता बच्चा को, मेरास्मस और वेरियस डिजीज उनको पड़ गया है। अब क्या बच्चा बीमार रहेगा तो उसका दिमाग कितना तेज रहेगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम आपको दिखेगा, और इन सब चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मनरेगा जैसे कॉन्सेप्ट, विश्व की सबसे बड़ी आजीविका के लिए जो योजना है ना वो मनरेगा है। ज्यान द्रेस का नाम सुने होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं, याद रखिएगा, ज्यान द्रेस। वो मनरेगा जैसे कंसेप्ट देने का काम उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिए कि वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल बैंकिंग का काम किया जा रहा है। तो समावेशन हो रहा है ना, चाहे वो वित्तीय समावेशन हो। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन होता है क्या है, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है मोबाइल बैंकिंग द्वारा, जनधन योजना के द्वारा और पेंशन बीमा योजना के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा लोगों तक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जो जब लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी तो लोगों का वित्तीय सुदृढ़ता उत्पन्न होगी, और इससे क्या होगा, लोग
बिजनेस करेंगे, उनका आय का साधन बढ़ेगा, आजीविका के अलग अलग मॉडल उनको मिलेंगे, है ना, आजीविका के साधन उनको उपलब्ध हो जाएंगे। अब अगर लोन लिया है तो उस पैसा को खर्च करेगा, पैसा को खर्च करेगा तो उससे पैसा को पैसा ही बनाता है, तो फिर वो पैसा बनाने की कोशिश करेगा। तो इन सब चीज़ों को ना आप नोट डाउन करके और आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से भी समावेशी विकास के जो कंसेप्ट है उसको ठीक ढंग से लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए वित्तीय समावेशन तो हो गया, अब महिलाओं का विकास भी होगा तब ना वित्तीय समावेशन पूरी तरह समावेशी विकास कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आज हमारा जो महिलाओं का जो अवसर है उनको थोड़ा कम दिया जाता है। बहुत जगह ऐसे देखेंगे आप, आज भी बहुत ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर महिलाओं को घर से चार दीवारी से बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा समझिए कि हाँ, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है और लोग जो एजुकेटेड हैं वो इसमें काम भी कर रहे हैं। महिलाओं को आप यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं कि आप चली जाओ दिल्ली जाके पढ़ने के लिए, विशेष ध्यान रहता है। जिस तरह से हम लोग घूम फिर लेते हैं, लड़कियों को उस तरह की आज़ादी उन लोगों को नहीं दी जाती है। थोड़ी सी कड़वी है, हम लड़का हैं तो हम इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जितनी आज़ादी है उनको भी उतना आज़ादी दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा ना कि बराबरी होगी, समाज हमारा उत्थान करेगा। पैट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं तो इन सब चीज़ों की होना आम है। ठीक है, और यही प्रॉब्लम है कि फीमेल आज भी हमारा जितना होना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाई है। आप देखिएगा संसद भवन में हमारे कितने लोग पहुंचे हुए हैं, फीमेल जो MP हैं वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों को ऐड करिएगा। मैं एक आपको रास्ता बता रहा हूँ, मैं पूरी तरह से चला नहीं दे सकता, रास्ता बता सकता हूँ कि इस रास्ते पे आपको जाना है। बाकी रास्ते में आपके बहुत सारे कांटे मिलेंगे, ब्रेकर मिलेंगे, उसी के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी का स्पीड बनाना है। और साथ ही साथ ऐसा कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेके चले कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप अच्छे से अपनी यात्रा को सुगमतापूर्वक कंप्लीट कर लें, है ना। तो महिला का विकास के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना लेके आई गई थी, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन जैसे कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। तो इन सब प्रोग्राम को सरकार के चलाने के पीछे रीजन क्या है? महिलाओं को सशक्तिकरण करना। महिलाओं की सशक्तिकरण होगी तो हमारा समाज का सशक्तिकरण होगा, समाज का सशक्तिकरण होगा तो राज्य सशक्तिकरण होगा, राज्य से देश का सशक्तिकरण हो जाएगा। अब दूसरी बात, जैसे अगर बात की जाए महिलाओं का, अगर महिला एक निकलेगी ना तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलती है। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक माँ पढ़ती है ना तो अपने साथ साथ पूरा बच्चा और सोसाइटी को पढ़ा देगी, लेकिन एक अगर बाप पढ़ता है या पिताजी पढ़े रहते हैं तो क्या करेंगे, अपना यूटिलाइजेशन कहीं किसी ऑफिस में जा करके अपना पूरा का पूरा योगदान दे रहे हैं, पर सोसाइटी और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत मेंशन करना पड़ेगा आंसर में, जहाँ ज़रूरत हो। मैं हर जगह पे बोल रहा हूँ, आपको ये डिटरमाइन कर लेना है। आंसर लिखेंगे, मॉडल आंसर मिलेगा तो आप पता कर लेंगे कि कहाँ इन सब चीज़ों को लिखना है और नहीं लिखना है। नेक्स्ट हमारा है किसानों के लिए भी तो समावेशिता करेंगे। क्या करेंगे किसानों के लिए? तो देखिए, किसानों के कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के आय को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी, ताकि वहाँ के लोगों जो किसान हैं उनके खेतों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। हम लोग जो कृषि प्रधान देश हैं उसके बाद भी हम लोग मानसून पर आधारित है, मानसून फेल तो हमारा पूरा का पूरा कृषि चौपट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर हमारा किसी तरह से फेल हो गया क्रॉप तो हमको इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए। ई नाम, जितना भी भारत में मंडी है सबको कनेक्ट कर दीजिए, और इससे क्या होगा, हमारा जो किसानों का जो प्रोडक्ट है उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा उनको। तो इन सब चीज़ों को अगर किया जाएगा तो किसानों की समावेशिता हो जाएगी, किसानों की समावेशिता हो जाएगी तो समावेशी विकास हमारा बढ़ जाएगा। समावेशी विकास में हमको जो बाधक चीज़ें हैं उसको मैं सॉर्ट आउट कर हम लोगों के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ अब मान के चलिए समाज में का एक हिस्सा है दिव्यांगजन भी। बेसिकली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं ना उनको दिव्यांगजन कहा जाता है। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए सरकार क्या कर रही है, अधिनियम लेके आई सबसे पहले, निःशक्त अधिनियम 1955, उस पर भी काम की जा रही है। उन लोगों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सुगम भारत अभियान, ठीक है, ये दिव्यांगजनों के लिए ही है। स्वावलंबन योजना,
इन सब योजनाओं को सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ताकि दिव्यांगजन भी जो है वो बोझ बन के ना रहें, वो भी अपना कुछ कार्य कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समाज के सभी लोगों को समावेशी विकास में जोड़ करके और देश का समावेशी विकास सक्सेसफुली किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप एनालाइज ठीक ढंग से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर जो है वो किस वे में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब देखिए समावेशी विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन क्या क्या देखने को मिलता है। तो मानवीय चेहरे के साथ साथ आर्थिक सुधार के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संरचना, इसमें विकास को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को देखे होंगे कि जो लोगों का जो चेहरा है उसमें मुस्कान आने लग गया है। क्यों आने लगा, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर गई, उनका जीवन स्तर है वो सुधर गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका के साधन उपलब्ध होने लग गए, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगेगा। लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो उनका जीवन स्तर ऑटोमेटिक अच्छे से सुधर जाएगी, है ना। इन सब चीज़ों के कारण से जो इन सब चीज़ों के पीछे परिवर्तन का जो कारण है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समावेशी विकास का कंसेप्ट ही है। ठीक है, सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि समावेशी विकास के माध्यम से क्या किया जाए, मानवीय चेहरों का और आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मानवीय चेहरों पे मुस्कान तब आएगी जब उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस सब चीज़ों को आप ऐड करिएगा अपने आंसर में, की पॉइंट के साथ में। नेक्स्ट है कि भारत निर्माण योजना से ग्रामीण अवसंरचना को बल मिला, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सीमित मात्रा में सुधार हुआ। हालांकि अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है कि भारत निर्माण योजना जो है वो कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि जो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ना वो क्या हो सके, ठीक ढंग से कार्य कर सके। अगर ठीक ढंग से कार्य करती है तो क्या होगा, एक फ़ायदा हो जाएगा हमारा कि जो ग्रामीण संरचना है वो बढ़ जाएगी। ग्रामीण संरचना बढ़ जाएगी तो ग्रामीण संरचना बढ़ने से वहाँ पर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, तो वहाँ पर आजीविका के साधन उपलब्ध होने लगेंगे, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, माइग्रेशन का शिकार नहीं होने पाएंगे। इसके अलावा किसी एक जगह पर जो केंद्रीकरण हो जाता है ना लोगों का, इसको कह सकते हैं कि जनघनत्व का केंद्रीकरण हो गया। जैसे दिल्ली में, बेंगलुरु में और मुंबई जैसे शहरों में आप देखेंगे कि वहाँ पर का जो डेंसिटी है, जनघनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर गाँव में उसको सब कुछ मिल जाता तो वहाँ क्यों जाता, फैमिली से दूर, है ना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा मनरेगा जैसा कार्यक्रम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। सरकार प्रयास कर रही है, समावेशी विकास के अवधारणा पे काम कर रही है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में यही सब काम तो किए गए थे। तो इन सब चीज़ों को क्या करेगी सरकार, मनरेगा जैसे कार्यक्रम को, जो विश्व की सबसे बड़ी आजीविका उपलब्ध कराने वाली योजना है, उसको प्रमोट करेगी। ठीक है, लोगों को रोजगार अवसर जो है वो मुहैया कराएगी। इससे क्या होगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और इससे एट लास्ट हमारा देश का जो है विकास होगा। और विकासशील अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था जो है विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगी। साथ ही साथ 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का सपना है ना भारत का, वो भी सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों का आय तथा उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास के कारण से ही है। एमएसपी जैसे कंसेप्ट लाए गए। एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है ना। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का मतलब होता है कि किसानों को एक निश्चित जो तय की जाती है कि इतना पैसा इस प्रोडक्ट के लिए, इतना वेट के लिए दिया जाएगा, यह सरकारी दर निर्धारित कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उससे कम में कोई नहीं खरीद बेचेगा किसान, तो उतना पैसा तो मिल जाएगा ना। एमएसपी से सरकार का आय बढ़ जाएगा। जब आय सरकार किसानों का बढ़ेगा, सरकार का नहीं, आय किसानों को बढ़ेगा, किसानों को आय बढ़ेगा तो क्या होगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। जीवन स्तर सुधरेगा तो ऑटोमेटिक है कि समावेशी विकास जो है वो बढ़ेगा और उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। लोगों का अनाज का उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। उनका अपने जो पूंजी है, अगर ज़्यादा कमाने लगा तो पूंजी कहीं ना कहीं वो खेतों में लगाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ होंगी। इसके अलावा है वित्तीय समावेशन से क्या होगा कि ग्रामीण जनता का बैंकिंग सुविधाओं जैसे कि सरकारी योजनाओं पर पहुँच जो है वो सुनिश्चित हो गया।
ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नाम सुने होंगे, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, या कह सकते हैं डीबीटी शॉर्ट में। ये भी कंसेप्ट आया हुआ है कि आपको अगर मिल गया है सब्सिडी तो आपको डायरेक्ट आपका खाता में चला जाएगा, बीच में कोई बिचौलिए और दलाल और ब्रोकर जो है वो नहीं आएंगे, है ना। बैंकिंग सुविधा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, घर में बैठे बैठे आपको मिलने लग गया है बैंकिंग सुविधाएं। मनरेगा से मजदूरी आपको सीधे मजदूर का खाते में जाना शुरू हो गया है। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन से समावेशी विकास को है बल मिला है, और यही इसी का परिणाम है कि सरकार थोड़ा पारदर्शी कार्य करने की कोशिश कर रही है। लोगों का विश्वास इससे जीता जा सकता है, और लोगों का जो ट्रस्ट है, एक बार अगर सरकार जीत जाती है तो क्या होगा, सरकार के लिए भी एक बेनिफिट है कि सरकार में अस्थायित्व रहेगा लंबे समय तक। इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है वो बहुत बड़ी फैक्टर है। वो किसी भी देश के जो वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उनके आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधक के रूप में कार्य करती है। एग्जाम्पल समझिए, पाकिस्तान में भी देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण से वहाँ का सिचुएशंस, है ना। इसके अलावा देखिए म्यांमार में, वहाँ तो तख्ता पलट हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फिर प्रॉब्लम होगा। स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली हम लोग स्टेबल हैं। पिछले 2 टर्म से हमारे पीएम मोदी जी जो है कार्य कर रहे हैं, एक सरकार है जो काम कर रही है ठीक ढंग से। तो लॉन्ग टर्म जो योजनाएं हैं ना, उस पर काम करने का मौका मिलता है। सरकार कोशिश ये करती है, क्योंकि उतना दिन रहने के बाद उनका पूरा का पूरा आइडिया पता चल जाता है इकोनॉमी का, तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा आगे पहुंच गया हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं बताना जो चाहता था वो शायद समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार हो गया। सामाजिक न्याय जो है सबों तक मिल सके, आसानी से सबों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। इससे क्या होगा, हमारा एक जो सोसाइटी है वो एक सभ्य सोसाइटी का विकास जो है उस पर बल मिलेगा। ठीक है, देखिए फिर है महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, समावेशी विकास से कैसे बढ़िया हुआ है, ठीक हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण से बल मिला। तो अब देखिए मनरेगा में 33% महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की बात कही गई है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए समावेशी विकास में आप जानते हैं कि हमारे जो पंचायतों में जो इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में क्या है कि महिलाओं का भी क्या किया जाएगा, भागीदारी सहभागिता सुनिश्चित कराने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण होगा ना, तो हमारा जो समाज है एक सभ्य समाज का विकास होगा। महिलाएं अपने जो मांग है, उनके अधिकार हैं, उसके ऊपर अगर वो कार्य करने लगेंगी तो उनका कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट होगा, उनका विकास होगा। और समाज में महिला का अगर विकास होता है ना तो क्या होगा, महिला और पुरुष का साथ में विकास होगा। विवेकानंद बोले थे ना कि महिला और विकास की संकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि ना महिला और पुरुष दोनों का विकास एक साथ हो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, समावेशी विकास को भी बल मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रदूषण मुक्त और स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान इससे किया जा सकता है। लकड़ी से जो खाना बनाते थे महिलाएं गांव में, है ना, ये मैंने देखा है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं और वो गांव में इन सब चीज़ों का आम था, हालांकि अब नहीं है, अब बिरले ही कहीं दिखने को मिलता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा प्रोवाइड किया गया। ठीक है, गैस टंकी दिया गया, और क्या हुआ, एक स्वच्छ ईंधन का प्रयोग के द्वारा उनका घर में खाना बनने लगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती थी ना कार्बन के जलने से, यानी लकड़ी के जलाने से, वो थोड़ा कम हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब गैसों का जो रिलीज होना कम हो गया। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो थी प्रदूषण की, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा था वो कम हुआ, और स्वास्थ्य समस्याएं का समाधान हो गया। आप जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप रहते हैं तो वहाँ बिना स्मोकिंग किए ही आपको लंग कैंसर का होने का खतरा प्रबल है, क्योंकि वहाँ पर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, AQI, वो बहुत ही खराब है ना। आप कभी विंटर सीजन में आप ट्रैवल करके देखिए। ठीक है, आप विंटर सीजन में ट्रैवल करेंगे तो आपको फील होगा वहाँ पर कि किस तरह के सिचुएशंस आएंगे। दिन भर आपको सूर्य नहीं दिखेगा, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की समस्या है या स्वास्थ्य समस्या है, ये बाधक बन जाता है। तो शहरी जो ये क्या कहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ ना समावेशी विकास से, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। आगे देखते हैं, ग्रामीण शहरी भेद कम होने की संभावना।
क्या हुआ, किसके कारण से? तो समावेशी विकास, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात को अगर हम ध्यान में रखें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक भेद जो था ना, डिफरेंस जो था ना, वो जो खाई था ना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो खाई था ना, उसको पाटने का काम किया है कौन? समावेशी विकास। ध्यान में रखिएगा। कैसे? शहर में आपको उपलब्ध मिल जाएगी आजीविका के साधन, ग्राम में या गांव में नहीं मिल पाता था। सरकार क्या कर रही है? गांव में जो आजीविका के साधन के विभिन्न अवसर है वो प्रोवाइड कर रही है। तो क्या हुआ कि गांव के लोग भी अब क्या हो रहे हैं? एम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके भी पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगा, उनका भी सैलरी आने लगा, उनको भी पैसा मिलने लगा। इससे क्या होगा? तो गाँव में जो इनकम है, अगर रुपया उनको मिलने लगा तो उनका जीवन स्तर ऑटोमेटिक सुधरेगा। अब उनका जीवन स्तर सुधरेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए वो कारगर ठीक साबित होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए समावेशी विकास के कारण से क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिला। कैसे? तो सबसे पहले समझिए, समावेशी विकास जो था सब जगह ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया। परिणाम तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपको देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय असंतुलन क्यों हुआ? तो विकास अगर संतुलित रूप से होता ना तो पूरा देश में तो सब जगह असंतुलन की स्थिति नहीं रहती, बल्कि संतुलन की स्थिति रहती। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? देश के विभिन्न राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर असंतुलित विकास हो गया। हमारे यहाँ पर है क्या? कोयला, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ विकास जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर मिनरल्स नहीं है लेकिन वहाँ विकास ठीक ढंग से हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? समावेशी विकास के कारण से क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए इसके अलावा और क्या ध्यान में रख सकते हैं कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उत्तर भारत के राज्यों से संरचना, शिक्षा, बुनियादी सेवाएं, इस सब मामले में क्या है? दक्षिण भारत आगे है। केरल चले जाइए आप, वहाँ पर का एजुकेशन सिस्टम देखिए। तमिलनाडु जाइए, वहाँ पर का सिस्टम देखिए। एक और चीज़, ज़्यादातर जो टेक्निकली एजुकेशन है उसका आपको साउथ की तरफ मिलेगा, बेंगलुरु है ना, तमिलनाडु, हैदराबाद। कभी मौका मिले तो इन सब एरिया को आप विजिट करिए और वहाँ का जो सिचुएशंस है, वहाँ की स्थितियाँ हैं, उससे अवगत होइए और उससे आपको एनालाइज करके पता चलेगा कि हमारा नॉर्थ इंडिया जो है ना वो पॉलिटिकली एक्टिव रहता है और अगर साउथ इंडिया जाएंगे तो एजुकेशनली एक्टिव रहता है। ठीक है, इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप एक काम करिए, कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, आप डाटा उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैं बेसलेस बातें नहीं करता हूँ कि हम बस हवाबाजी कर रहे हैं, नहीं। आप उठा के देख लीजिए एजुकेशन सिस्टम को। नॉर्थ इंडिया में जितना एजुकेटेड है उससे कहीं ज़्यादा है आपको साउथ इंडिया में। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम के मामले में, ठीक है, आजीविका के साधन के मामले में उठा के देख लीजिए। हो सकता है किसी को मेरी बातें बुरी लगी होगी, क्योंकि हम लोग खुद नॉर्थ इंडिया में है, उसके बाद भी मैं यहाँ पे सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। तो नॉर्थ इंडिया जो है वो साउथ इंडिया की तुलना में कमज़ोर है। किस मामले में? शिक्षा, बुनियादी सेवाएं, इस मामले में। ठीक है, मैं यूं ही नहीं बोला हूँ, ऑन डेटा रिकॉर्ड है। ठीक है, आप उसको चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा, मेरा जवाब मिल जाएगा। जो मैं बोलना चाह रहा था शायद आप पहुंच गए होंगे, तो आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कम से कम लाइक तो किया करो यार। जितना लाइक मिलता है ना, विकास सर उतना ही ज़्यादा परेशान करते रहते हैं कि अच्छा से अच्छा बनाइए PDF, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए वीडियो, वॉइस अच्छा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमको ना मोटिवेट करता है। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हालांकि फिलहाल जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया रह रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। ठीक है, बाकी जो हो रहा है वो आपको दिया जा रहा है, उसको आप ठीक ढंग से बस लेने की कोशिश करिएगा और पेन पेपर पर आप लिख करके ही इसको रखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेंस राइटिंग प्रैक्टिस जो है बिना लिखे आप नहीं कर सकते हैं। मैं बता कितना भी दे दूंगा, कंसेप्ट कितना भी दे दूंगा, लेकिन आप खुद से नहीं बैठ करके 3 घंटा में प्रेशर वाला लिखाई नहीं करिएगा ना, तो आप वहाँ पे फंस जाइएगा। क्योंकि यहाँ जो तैयार होके जाइएगा वही वहाँ पर लिखिएगा, वही निकलेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है जानते हैं? यहाँ मिसप्रिंट है, आप एक बार ध्यान से आप सुनिएगा। राज्यों के भीतर पिछड़े क्षेत्रों या जिलों को लेकर व्यापक असमानताएं, यहाँ पे गलत हो गया है, व्यापक असमानताएं विद्यमान है। इसको आप थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान से आप लिख लीजिएगा। ठीक है,
फिर से मैं बोल दे रहा हूं, राज्यों के भीतर भी पिछड़े क्षेत्रों या जिलों को लेकर व्यापक असमानताएं विद्यमान है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे है, आप जानते हैं कि राज्य में हो या जिले में हो, असमानताएं आज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, असमानताएं कैसे मिलेंगे, आप शहर में चले जाइए तो एक शहर का दूसरे शहर से आपको असमानता दिख जाएगा, एक जिला का दूसरे जिले के साथ असमानता दिख जाएगा आपको। अब हमारे यहाँ जो रांची है, हजारीबाग है, चतरा है, ठीक है, पलामू है, इन सब में आप खुद एनालाइज करके देखेंगे तो बहुत सारी असमानताएं जो है वो आपको दिखेंगे। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, समावेशी विकास। अब रांची जैसा जिला जो है वो क्यों बढ़ा हुआ है और पलामू जैसा जिला जो है वो क्यों आज भी पीछे है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब जिले क्यों कमजोर हैं, क्यों कम वहां पर विकास हो पाई। तो कहीं ना कहीं समावेशी विकास का जितना दायरा बढ़ना चाहिए था गोड्डा में या संथाल परगना में, लोहरदगा वाला एरिया में, है ना। आप जब अगर ध्यान रखिएगा, आप कहीं से किसी भी ज़िले से बिलोंग करते होंगे तो मैं आपके स्पेसिफिक किसी ज़िले का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मेरा उद्देश्य है पढ़ाना और किसी को हर्ट नहीं करना। मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात को, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे बतानी पड़ रही है, आप इसको आप माइंड नहीं करिएगा। मैं इसलिए बोल देता हूँ, कहीं कोई मैसेज में कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा पलटा आप कमेंट मत करना यार, कि गोड्डा से हैं आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा गोड्डा जो है वो कमज़ोर है या पीछे है। भाई विकास के मामले में रांची की तुलना अगर की जाए तो थोड़ा कम है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा उद्देश्य यहाँ बताना है। तो जिलों का जो ये है ना असमानताएं है ना, वो आपको दिखेगा। ये क्यों दिखा, तो समावेशी विकास इसका एक बहुत बड़ा कारण बन गया। कैसे, रांची जैसे जिले में समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया, लेकिन वहीं क्योंकि ये कैपिटल सिटी था, वहीं आप चले जाएंगे संथाल परगना में, पलामू परमंडल में, ठीक है, इसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ कुछ जिलों में, जैसे चतरा हो गया, है ना, चतरा जिले में भी बहुत सारे आपके, मैं खुद चतरा जिला से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद अपने एरिया को बताता हूँ कि हाँ अभी भी पिछड़ा वर्ग जैसा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है, इस पर काम करने की विशेष आवश्यकता है। तो ये उचित होना चाहिए इस पर कार्य, ताकि समावेशी विकास जो असमानताएं हैं वो उसको पाटने का काम करे। अब देखिए, समावेशी विकास के माध्यम से जो असंतुलन हुआ था ना, अभी क्षेत्रीय असंतुलन आपको अभी मैं बता रहा था, गोड्डा वाला और इधर वाला का कहानी लेकर के, तो जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय ये है कि सरकार जो है ना वो लोगों की सहभागिता को बढ़ा दे। राज्य सरकार अगर विकास की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को अगर बढ़ा देती है तो क्या होगा, समावेशी विकास जो है वो संतुलित हो जाएगा। अभी वर्तमान में असंतुलित है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में असंतुलित है समावेशी विकास। इसको समावेशी विकास को संतुलित कैसे किया जा सकता है, तो जितने भी लोग हैं जो वहां रह रहे हैं उस राज्य में, उस जिले में, ठीक है, उस कस्बे में, उस देश में, उन लोगों का जो सहभागिता है ना विकास में, उसको बढ़ा दीजिए। ऑटोमेटिक जो असंतुलन है वो संतुलित हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो समावेशी विकास के माध्यम से राज्य के भीतर ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करना चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कैपिटल सिटी है उसी पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहाँ से थोड़ा दूरी पर है तो आपको ध्यान में नहीं है, और इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि असंतुलित विकास को जन्म देती है, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट आप देखिए यहाँ पर कि देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक राज्य को स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पेयजल सुनिश्चित किया जाए। जो असंतुलन है उसको दूर करने का एकमात्र उपाय और क्या है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं सभी जगह पर सभी लोगों को आसानी से एक्सेस हो जाए, पेयजल, पीने का शुद्ध पानी। तो अब देखिए सारी बातें बताई जा रही है, तो सरकार करेगी क्या, विभिन्न योजनाएं चलाएंगी, फंड का एलोकेशन किया जाएगा, उसका सोशल ऑडिटिंग किया जाएगा, जिसको कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। अगर ये सब चीज़ें की जाएंगी ना तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा देश में जो ये असंतुलन हो गया है समावेशी विकास के माध्यम से उसको संतुलित किया जा सकता है, ठीक है।
स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल और अन्य जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या किया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए सरकार के द्वारा, उसको ठीक किया जाए, जिससे क्या होगा, समावेशी विकास जो है वो असंतुलित विकास जो प्रदान किया है ना, वो थोड़ा सा संतुलित विकास को बल दे। फिर ठीक आगे है रोजगार के सृजन या रोजगार सृजन। रोजगार सृजित किया जाएगा ना तो भी क्या होगा, हमारा समावेशी विकास को असंतुलित जो समावेशी विकास है उसको संतुलित समावेशी विकास में परिणत किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अधिकतम कौशल विकास किया जाए। स्किल डेवलपमेंट जितना ज़्यादा करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उतना कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम होगी, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार के शुभ अवसर मिलेंगे, आजीविका के साधन मिलेंगे, तो उनका जो आय का स्रोत है वो बढ़ेगा, आय का स्रोत बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। समावेशी विकास तो ऐसे ही डन हो जाएगा यार, ठीक है। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए, लैंगिक समावेशी विकास से लैंगिक विषमता तथा सामाजिक भेदभाव को कम करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अभी ऊपर बता रहा था ना मेल और फीमेल का कहानी में कि समावेशी विकास के कारण से जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट हुआ। महिलाओं को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, पुरुषों को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा, कोई एक सेगमेंट का जो बढ़ावा है ना, यानी कि मेल और फीमेल में किसी एक को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो हमारा समाज का, हमारा राज्य का, हमारा देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हम अभी कोटेशन कोट किए थे ना विवेकानंद का, कि उन्होंने ही बताया था कि अगर देश का विकास करना है तो उसमें महिलाओं का और पुरुषों के साथ साथ सहभागिता अति आवश्यक है, ठीक है। अति आवश्यक है महिलाओं का भी सहभागिता पुरुषों के साथ साथ देश के विकास में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर इनइक्वलिटी को, लैंगिक विषमता को थोड़ा कम करना होगा, जो विषमता है उसको समता में लाना होगा, सामाजिक भेदभाव भी कम करना पड़ेगा, तब हमारा देश का समावेशी विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, पिछड़े क्षेत्रों में विकास में सड़क संपर्क, स्कूल, विद्युत उपलब्धता, ये सब सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मान के चलिए आज भी गांव में क्या होगा, आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, सही से सड़क संपर्क नहीं हो पा रहा है, रोड नहीं है, बरसात के समय में कच्ची सड़क होने के कारण से पानी बह रहा होता है, वहाँ कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है ना, तो ये प्रॉब्लम करती है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, स्कूल, शिक्षा का प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पर बच्चों को स्कूल नहीं है तो वहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। बेसिक एजुकेशन से वो नहीं मिल पाएगा। विद्युत की उपलब्धता अगर नहीं हो पा रही तो इससे भी कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, समावेशी विकास के माध्यम से असंतुलन हो रहा है। जैसे कोई गांव है वहाँ पर है विद्युत और कोई गांव है जहाँ है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों गाँव के बीच में बहुत सारा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर मोटर से इरिगेशन करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग आज भी क्या कहते हैं उसको, देखिए ना भूल गए मैं, एक ट्रेडिशनली जो ये किया जाता था, इरिगेशन किया जाता था, ढेकली करके या कुछ होता था, ठीक है, वो मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। लोहा का बहुत बड़ा बर्तन रहता था, उसको कुआं में डाल करके उससे निकाल कर पानी डाला जाता था और उसी से पटाया जाता था। खेत को पटाना मतलब होता है खेत को इरिगेट करना। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दे रही है समावेशी विकास, प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको पाटने का एकमात्र उपाय क्या है कि जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह पे ठीक ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। एक जगह पे आप मोटर दे रहे हैं और दूसरी जगह पे आप क्या दे रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड से आप इरिगेशन का सुविधा है वहाँ पे, तो प्रॉब्लम होगा। ऑब्वियस है कि क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा, इसको पाटने का काम किया जाना चाहिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से। फिर है सबका साथ सबका विकास, जान रहे हैं प्रधानमंत्री का ये स्लोगन है, सबका साथ और सबका विकास। इसी दिशा में सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चतरा जिला है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उतना उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है, लेकिन रांची जिला में चले जाइए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगा। और जगह पे जाइए, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, चतरा जिला में कम मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे सबका साथ और सबका विकास नहीं हो पाएगा अगर आप असंतुलित कर रहे हैं। तो चतरा में नहीं दे रहे हैं, जमशेदपुर में दे रहे हैं, रांची में दे रहे हैं, कोडरमा में दे रहे हैं, तो इससे असंतुलन बनेगा ही बनेगा। तो सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन कुछ इस तरह से किया जाए जिससे कि सबका साथ और सबका विकास हो सके, तो समावेशी विकास वहाँ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखिए आप सिलेबस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वाला मिल जाएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की नीति जो थी वो क्या थी और 12वीं में क्या थी। तो अब आपको मैं एक एक करके मैं यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले 11वीं वाला का बता देते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की नीति और रणनीति क्या थी, इस पर क्या काम की गई थी। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे पहले फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कब से कब रही थी वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावे 2007 से 12 रहा, कहीं कोई ऐसा ना कमेंट कर दें कि आपको याद नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से 2007 5 12 तक रहा था, 7 से 12 और 12 से 17 रही थी 12वीं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कमेंट मत कर देना भाई, उतना है पता, पर मैं चाहता हूं कि आप भी स्ट्रगल करें, आप भी मेहनत करें। इससे क्या होगा ना कि आपको बना रहेगा मोशन फ्लो, पढ़ेंगे घर में, कंसंट्रेशन करेंगे। हालांकि मुझे सबसे अच्छा लगा कि कुछ लोगों का रिप्लाई ठीक ठाक आ रहा था। मुझे खुद पर्सनली डीएम कर रहे थे, टेक्स्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि यहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको कहीं भी अगर कुछ कमी महसूस होना, आप कमेंट में चाहे तो कर दे सकते हैं। आप हमको पर्सनली जो नंबर दिया गया उस पर आप बात कर सकते हैं, उस पर आप हमको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पर्सनली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपकी हर बातों को मैं अपने सराखों पे रखेंगे, उनकी बात, उन सब चीज़ों पे मैं एनालाइज ज़रूर करूँगा। मैं इतना ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि आप ही तो हैं, आप, ये मेरा जो कम्युनिटी बन रहा है आप ही के कारण से ये इतना बड़ा वाइड हो रहा है। कहीं ना कहीं आज मेरा इतना जो फैलाव हो रहा है, आप उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप हमको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनली मैं कोई भी चीज़ मैं नहीं लूँगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो सुझाव हैं उसका मैं वेलकम करूंगा। जो बेस्ट होगा आप हमको बताएं और मैं उस पर काम करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की नीति और रणनीति क्या थी। तो पहले तो नारा दिया गया था, कब से कब हुआ उसको बताइएगा, टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या हुआ ये बताइएगा। नारा क्या दी गई थी, तो तीव्र और समावेशी विकास। ठीक है, यहां दी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो क्या क्या बात कही गई थी इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में, यहां याद रखिएगा कि पहला है रोजगार के अवसर को सृजन किया जाए, है ना। रोजगार काय की बहुत सारी रोजगार की योजनाओं को यहाँ पर चलाने की बात कही गई थी। रोजगार की योजनाएं चलाई जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो लोगों का विकास है, पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ने लगेगा, है ना। और इससे क्या होगा, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा लोगों का, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर सुधरेगा तो समावेशी विकास को बल मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, निर्धनता उन्मूलन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं ना कि कुछ कुछ नीतियों को आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। कुछ कुछ नीतियों का अगर आप मेंशन करिएगा कि उस समय कौन कौन से योजनाएं चलाई गई थी, जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम है 2007-8 के आसपास में, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मिशन है ना 2013 में। ठीक है, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड है 2008 में, इसके अलावा पीएम रोजगार सृजन योजना है 2007 में, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ना। ये सब चीज़ों को अगर आप लिख देंगे, रोजगार सृजन के लिए काम किया जा रहा था, बेरोजगारी कम करने की बात कही गई थी, इन सब चीज़ों को अगर आप यहाँ पर एनालाइज करेंगे या मेंशन करेंगे तो आपको आंसर्स जो है वो क्या होगा, एक अच्छा मार्क देने का काम करेगा वो आंसर। ठीक है, जिसमें आप इन सब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या काम करेगी, तो गांव में आजीविका के जितने भी रोजगार के साधन है उसको उपलब्ध कराएगी सरकार, मनरेगा जैसे कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ, है ना। कौशल विकास का कार्य जो सरकार के द्वारा की जा रही है, तो इससे क्या होगा, निर्धनता का उन्मूलन होगा, हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, समावेशी विकास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आवश्यक सेवाओं तक सभी की पहुंच। सरकार क्या कर रही है, प्रज्ञा केंद्र जैसे कंसेप्ट लेके आई। क्यों, ताकि सभी तक जो सर्विसेज हैं वो आसानी से एक्सेस हो जाए। गांव तक भी आजकल लोग क्या है, अवेयरनेस फैल गए हैं। आरटीआई जैसे कंसेप्ट गांव वाला लोग भी जानता है भाई। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की बात कही गई, महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया जाएगा, है ना। सामाजिक न्याय की कंसेप्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरणीय स्थायित्व की बात की गई थी। अब पर्यावरणीय स्थायित्व प्रदान किया जाएगा तो क्या होगा, इससे हमारा पर्यावरण में शुद्ध ये आएगी, जो शुद्धता है वो बढ़ेगी, लोगों का जो स्वास्थ्य जो प्रॉब्लम है वो नहीं होंगे। स्वास्थ्य का प्रॉब्लम नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र जो है वो विकसित
करेगा ही करेगा। लिंग समानता की बात कही गई इसी 11th पंचवर्षीय योजना में। कहीं ना कहीं समावेशी विकास के लिए लिंग समानता का होना बहुत जरूरी है। मैं दूसरी बार बता चुका हूँ, तीसरा बार फिर बोल रहा हूँ कि महिला और पुरुष दोनों का विकास में सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है, तभी देश का विकास हो पाएगा। इसी से आप समझ जाइए कि लिंग समानता क्यों जरूरी है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस, सुशासन जैसे कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। मान के चलिए शासन व्यवस्था प्रशासन में बैठे हुए लोग क्या करने लगेंगे, भ्रष्टाचार न करने लग जाए। इससे बचने के लिए गुड गवर्नेंस जैसे कंसेप्ट को लाया जाए। उसको प्रमोट करने से क्या होगा, तो पारदर्शी हो जाएगा, है ना। शासन प्रशासन पारदर्शी हो जाएगा, किसके माध्यम से, सुशासन के माध्यम से। आरटीआई जैसे, लोकपाल जैसे कंसेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। आरटीआई आएगा, कोई प्रॉब्लम हुआ आरटीआई डाल के पता कर लिए कि क्या है नहीं है। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लोगों का भी खौफ बना रहेगा। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा कृषि के वृद्धि दर को ना इसी 11 पंचवर्षीय योजना में 4% तक पहुंचाने की बात कही गई थी। तो ये 4% वाला थोड़ा सा फैक्ट को याद रख लीजिएगा कि 11th 5 ईयर प्लान में समावेशी विकास के तहत जो कृषि विकास का वृद्धि दर था वो 4% लाने की बात कही गई थी, ठीक है, ये समावेशी विकास को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य और पोषण दशाओं में सुधार लाना, सरकार इसके लिए भी क्या कर रही थी, अलग अलग योजनाएं। प्राइमरी स्वास्थ्य जो केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके अलावा और क्या किया गया, तो जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो थे, इसी जो 11th 5 ईयर प्लान था उसमें क्या हुआ था, जो 35% से घट करके 21% तक आ गए थे। कृषि का जो समृद्धि दर था अप्रॉक्स 3.3% के आसपास में था। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में 1.5% की वृद्धि देखी गई थी इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आप इन सब बातों को नोट डाउन करिएगा, पेन पेंसिल एकदम लेकर के चलिए। मीन्स का की पॉइंट को आप लिख रहे हैं, मजाक नहीं है, ठीक है। आप ओरल ध्यान में नहीं रख पाएंगे, याद नहीं रहेगा, रिवीजन के टाइम पे यही काम करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो 2004-5 में बेरोजगारी का जो दर था, दायरा था, वो 8.2% या 8.5% के आसपास में था। वो घट करके कहाँ आ गया, 6-6.5% के आसपास में। लेकिन हालांकि अभी जो कोरोना काल में फिर से प्रॉब्लम ये होने लगे, जब बड़ी बड़ी कंपनियां सॉर्टिंग करने लगी, छटनी करने लगी, तो बेरोजगारी दर जो था ना वो बढ़ गया है अभी तत्काल में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो था औसत वार्षिक वृद्धि दर का जो लक्ष्य था 90% तक प्रस्तावित था इसी पंचवर्षीय योजना में। ये जो है अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है ना। इसके अलावा कृषि उत्साह को पुनर्बहाली करने की बात कही गई थी। यहाँ के लोग जो माइग्रेट करके दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, कलकत्ता में जा करके काम करते हैं, उनको किसानी कार्य करने का प्रोत्साहन किया गया कि लोग किसान के जैसे ही कार्य करें। तो किसान के जैसे कार्य करें तो सरकार भी प्रयास कर रही है कि उन लोगों को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाए, उनको भी प्रॉफिट हो। क्यों काम करेगा यहाँ, उनका जो सोर्स है, इनकम का लेवल है, वो नहीं मिल पाता है गाँव में किसानों को खेती बाड़ी से, तो क्यों करेंगे। इसके अलावा देखिए शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। सरकार जो है वो कोशिश ये कर रही है कि गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ दे। आदिवासी विकास से जुड़ी विशेष समस्याएं जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिएगा तो ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को पाने में जो भी समस्याएं आती थी उस पर काम किया जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों को ना 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार जो थी वो कार्य कर रही थी, और उन सब पर बहुत हद तक कोशिश किया जा रहा है आज भी कि वो ठीक से सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए सिंचाई और जल साधन विकास, जो इरिगेशन सिस्टम है गांव में अगर कर दिया जाए तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, और इससे क्या होगा, उनका जो आजीविका के साधन है जो उपलब्ध हो जाएंगे। रोजगारप्रद उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। गाँव में इंडस्ट्री सेटअप किया जाए, है ना। जैसे अब मान के चलिए हमारे गांव में टमाटर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ कैचअप इंडस्ट्री लगाया जाए, ठीक है। चावल है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो राइस मिल, उसका वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप किया जाए। और वहाँ पे राइस मिल जैसा फैक्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोगों को आजीविका वहीं उपलब्ध हो जाएगी। आजीविका हो जाएगी, लोगों का इनकम बढ़ जाएगा, उनका जीवन स्तर सुधार जाएगा। आजीविका के साधन के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, निर्भरता कम होगी, है ना। इसके अलावा कृषि के जो कार्य में इन्वॉल्व लोग हैं उनका जो इनकम है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वहीं सामने खपत हो जा रहा है, उनका एक अच्छा दाम मिलेगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। थोड़ा सा कनेक्ट करते जाइए, और इससे कनेक्ट करेंगे ना तो आप अपने आप को पाएंगे कि आपका आंसर जो था वो एकदम बहुत ही मज़ेदार वाला रहा। ऐसे ही कनेक्ट करना है। राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ये की पॉइंट के बेसिस पे आंसर करना है। परिवहन प्रणाली का विकास कैसे किया जाएगा, देखिए बुलेट ट्रेन जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, समावेशी विकास की जा रही है,
वंदे भारत जैसे ट्रेन जो है वो सब जगह पर एक्सेस, गांव को भी आजकल कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। तो धीरे धीरे बांटने की कोशिश की जा रही है। अब एकाएक कोई चीज़ होता नहीं है यार। इतने लंबे समय तक थोड़ा सा हम लोगों का जो गुलामी थी वो बनी रही थी भारत में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब थोड़ा धीरे धीरे जो है वो हम लोग जो है ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन बनने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं समय लगता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना कर रही है सरकार। चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, और क्रियान्वयन से क्या होगी, हमारा देश का ही विकास होगा। और इससे क्या होगा, समावेशी विकास जैसे तत्वों का यहाँ पर क्या होगा, हमको देखने का मिलेगा कंसेप्ट। फिर है संचार का विकास, कम्युनिकेशन। देखिए आज जियो फाइबर, इसके अलावा पंचायतों को कनेक्ट किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि फाइबर से BSNL जो है वो कार्य कर रही है इस पर। तो पंचायतों को अगर कनेक्ट कर देंगे हम इंटरनेट के माध्यम से, तो अब क्या होगा, वहाँ पर भी जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो उन लोगों को मिल पाएंगी। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ये भी किया जा रहा है, प्रोडक्शन भी किया जाएगा, और यहाँ से जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको ये दिया भी जाएगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो इंडस्ट्री सेटअप होगा, इंडस्ट्री सेटअप होगा तो लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलने लगेगा, है ना। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं। इरिगेशन सिस्टम मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा। जैसे पहले के गाँव में कुआं से जो इरिगेशन करते थे, ठीक है, 12 कुणी कुछ कहता था, देखो ना याद नहीं आ रहा है, वो मैं बता रहा था ना, इरिगेशन गांव में ट्रेडिशनल तरीके से 12 कुड़ी करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा, इरिगेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। समावेशी विकास तभी हो पाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में यही सब पर काम हुआ। शिक्षा और कौशल विकास, है ना, स्किल डेवलपमेंट बता दिया ना मैं 2007-8 आसपास में। एजुकेशन पर राइट टू एजुकेशन जैसे कंसेप्ट लेकर के आए गए। कहीं ना कहीं इसका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो समावेशी विकास को ही बल देने की बात कही गई थी। स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा, इस पर भी बात कही गई है। गांव में भी आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको मिल जाएंगे। एक से एक हॉस्पिटल जो है सरकार जो है गांव में भी खोल रही है, ताकि उन लोगों को वहां भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। वहां के लोगों को अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होता है तो शहर ना आना पड़े, वहीं पर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसके अलावा पर्यावरण और स्थायित्व की बात कही गई है ना। पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन पर्यावरण के कारण से ही हमारा जीवन है, और हमारा जीवन इन पर्यावरण पे ही कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। अगर पर्यावरण में किसी तरह से पॉल्यूशन होगा तो हमारा जीवन में पॉल्यूशन आना चालू हो जाएगा, और हमारे जीवन में पॉल्यूशन चालू हो जाएगा तो हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, या हमारी जो स्वास्थ्य जो है वो खराब होगा। और वो उसके कारण से लोग यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का विकास होता है, और स्वस्थ आत्मा रहेगा तभी हमारा देश का विकास हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होंगे। पंचायती राज जैसे संस्था का विकास किया जाना चाहिए, है ना। पंचायती राज जैसे संस्था, लोकल गवर्नमेंट की बात कही गई है। लोगों को सहभागिता बनाना, फीमेल को यहाँ पर राइट देना, ठीक है। स्पेसिफिक ST-SC क्षेत्रों में भी उनका ये स्पेशल रिजर्वेशन देना उन लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, समावेशी विकास पर थोड़ा सा प्रमोट कर रही हैं, बल दे रही हैं। कार्यक्रमों का समय समय पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिटिंग जैसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए सोशल ऑडिटिंग होता क्या है, शायद कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ। सोशल ऑडिटिंग है क्या, सामाजिक अंकेक्षण हिंदी होता है। कहने का मतलब अगर आप कोई योजना चलाएं और उस योजना का लोगों के बीच या लोगों तक पहुंच जो है वो हो पाया कि नहीं, और जो मेरा टारगेट था लोगों तक पहुंचना, जितना सुविधाएं वो पहुंच पाया कि नहीं, उसी का अंकेक्षण करना, ग्राउंड लेवल पर जाकर के अंकेक्षण करना ही कहलाता है सोशल ऑडिटिंग। एग्जाम्पल समझिए, मान के चलिए मेरा ब्लॉक से हमको मिला एक इंदिरा आवास योजना के तहत घर, या कोई भी आवास योजना के तहत हमको घर मिला। अब क्या होगा, कभी कभी देखे होंगे कि ऐसी भी न्यूज़ सुनने को मिलेगा कि बस पेपर पर ही क्या हो गया, मकान बन गया। भाई अगर सोशल ऑडिटिंग होगा ना तो फिजिकली लोग वहां जाके चेक करते हैं कि हाँ इस नाम के आदमी का इस जगह पर घर है कि नहीं, और घर है तो कैसा है। ये ऑडिटिंग कहलाता है सोशल ऑडिटिंग, जिसको कहते हैं हिंदी में सामाजिक अंकेक्षण। होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं। देखिए एक यहाँ पे कोटेशन कोट किया हुआ है कि सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कहाँ मायने रखते हैं। सही बात है, अगर आपको नशा एक बार चढ़ गया ना इसका, आप होप सो कि आपको यही नशा हो,
ठीक है, सांसों में अगर जीत की नशा हो ना तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो भी आपको फील नहीं होगा, मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत सारा परेशानियाँ आएंगी ज़िंदगी में, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, एक से एक चीज़ें आपको, जब आप बढ़ रहे होंगे ना तो आपको टांग खींचने वालों की कमी नहीं मिलेगी। हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। तो हमको अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमको करना है तो करना है, डजेंट मैटर कि आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं। इसी तरह आप भी अपने आप को बना लें, है ना। यहाँ मेरा लगाने के पीछे यही एक तात्पर्य था कि मैं यहाँ से एक थोड़ा सा एक बात को अपना शेयर कर सकूँ कि भाई अगर आप सोच लिए हो, ठान लिए हो, गांठ बांध लिए हो, निकल पड़े हो, चाणक्य के जैसा निकल जाइए ना, कि एक बार आपका जो उनका खुला था ना तो उसके बाद वो तब तक नहीं बांधे थे शिखा को जब तक कि ना वो धनानंद को क्या करे, चौपट कर सके उनका और चंद्रगुप्त को राज्य सौंप सके। तो वो सीन आप क्रिएट करिए अपने ज़िंदगी में, ताकि कभी भी सामने वाला से आप प्रभावित ज़्यादा ना हो कि आपको कुछ बोल के चला गया और आपको थोड़ा सा परेशानी होने लगी, नहीं। या आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ रहे होंगे, बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी, चुनौतियां आ रही होंगी, उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ो, टेंशन नहीं होगा, एक ना एक दिन तो सफलता कदम चूमेगी ही। ठीक है, देखिए अब वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ना कुछ स्पेसिफिक स्लोगन दिए गए थे। ये स्लोगन क्या था, ये था तीव्र, स्थायी एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के एक कदम आगे इसमें आ गया, तीव्र, अस्थायी एवं अधिक समावेशी विकास का कंसेप्ट लाया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ भी समावेशी विकास पर विशेष बल देने की बात कही गई थी। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, तो निर्धनता में कमी। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा खराब लिखा गया, निर्धनता में कमी का मतलब हुआ गरीबी की कम करना। गरीबी कम करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा समावेशी विकास होगा। एक आप जान रहे हैं ना कि सोसाइटी में भी आपको असमानता है धन का, तो धन का असमानता के कारण से ही तो निर्धनता हुई। एक किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन है, दूसरे व्यक्ति के पास 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, तो ये निर्धनता है। इसमें कमी कैसे होगी, समावेशी विकास। जो धन का असमान वितरण हुआ है उसको आप समान करिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए विभिन्न समूहों के बीच समानता का विकास, अभी मैं जो बता रहा था ना वो वही है, विभिन्न समूहों के बीच में समानता का विकास किया जाना चाहिए। बहुत असमानता है सोसाइटी में, आप खुद अपने आसपास के जो चीज़ें हैं वहाँ आप एनालाइज करके देखेंगे, बहुत असमानता आपको दिखेगी। और वो असमानता क्या करती हैं, लोगों के बीच समावेशी विकास जैसे कंसेप्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं या समावेशी विकास की अवधारणा को वहाँ नष्ट कर देते हैं। यही विभिन्न समूहों के बीच असमानता, तो समानता अगर रहेगा तो समावेशी विकास होगा, असमानता है तो समावेशी विकास की धज्जियां उड़ा देगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है कि समानता हो जाए सोसाइटी में, जो सभी लोग हैं उनको उनके बीच में समानता हो, बढ़ावा मिले समानता का। क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा, संतुलन बोले हैं असंतुलन नहीं, कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, की पॉइंट को नज़र रखिएगा विशेष रूप से। यही वाला की पॉइंट बोल्ड लेटर में लिख करके एरो मार के इसके बाद आंसर करना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। कैसे क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देंगे, तो सभी क्षेत्रों में जो रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की काम की जाएगी, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन सब तरीकों से क्या किया जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंपल है ना, शायद आप समझ रहे होंगे, होप सो, आशा करता हूँ। देखिए आय की असमानता का उन्मूलन किया जाना चाहिए। आय की असमानता का उन्मूलन कैसे होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो असमानता है आय का, उसके लिए गांव में अगर आप आजीविका का उचित साधन क्वालिटी वाला अगर दे देते हैं तो उससे भी क्या होगा, तो आय का जो असमानता है उसका उन्मूलन किया जा सकता है। ठीक है, मानव पूंजी विकास को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी इसी में। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं कि सामाजिक सेवा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक सेवा में जो व्यय था वो लगभग 29.4% के आसपास में था और ग्रामीण विकास पर लगभग 6.16% पर खर्च करने की बात कही गई थी इसी में। ये भी याद रखिएगा, इन सब ये डाटा को आप नोट डाउन कर लीजिए कि सामाजिक सेवा में कुल व्यय का 29.4% और ग्रामीण विकास पर 6.16% खर्च करने की बात कही गई थी, जिससे क्या हो कि
जो समावेशी विकास है उसके लक्ष्य को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं भाई, कहीं कोई ऐसा ना कमेंट कर दे कि वर्तमान में जो सामाजिक सेवा में कुल व्यय का जो खर्चा है वो कुछ और है। मैं 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रख के बता रहा हूं, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए थे इसी समय में, जैसे 2014 में पीएम जनधन योजना है ना, 2014 में ही सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना, श्रमेव जयते कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है, कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना है ना, इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऐड ऑन किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास होनी थी उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा जानते हैं तेंदुलकर समिति जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बोली थी, गरीबी को घटा करके 21.9%। और गरीबी और बेरोजगारी वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले उसको जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी भी मेंस लेवल का बताए हैं, इसके पहले वाला, इसके बाद ये वीडियो लेके आया हूँ समावेशी विकास का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात भी मेंशन कर दीजिएगा कि तेंदुलकर समिति जो थी वो 12th 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में क्या बताई कि गरीबी का जो लेवल है वो घट करके कितना पहुंच गया था, 21.9%। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और क्या क्या है, तो सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सारा व्यापक सुधार करने की बात कही गई थी। देखिए यहाँ पर कमजोर वर्गों को सशक्तिकरण करने का, माइनॉरिटी है तो उसको भी अपलिफ्ट किया जाए। माइनॉरिटी के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी पिछड़े हैं, डाउन ट्रूडन है, जिसको दबे कुचले लोग कहते हैं, ठीक है, उनको सशक्तिकरण करने की बात कही गई। तभी ना समावेशी विकास होगा, जो असमानता है लोगों के बीच में भी वो भी दूर हो पाएगा, ठीक है। पर्यावरणीय स्थायित्व और प्रदूषण न उत्पन्न करने वाले तकनीक का विकास किया जाना चाहिए। आजकल क्या कर रही है सरकार, यही ना कोशिश कर रही है कि पर्यावरण जो है प्रदूषित ना हो और हमारा देश का विकास भी हो जाए, यही है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो सड़क को बनाने की बात कही गई थी, है ना, प्रदूषण ना हो, सड़क कुछ इस तरह से बनाया जाए जो कि क्या हो, इको फ्रेंडली जिसको कह सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक है वो प्रदूषण कर रहा है और उस प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हम रोड बना दें तो हमारा रोड का जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगा। अब प्लास्टिक का भी क्या किया जा सकता है, हमारा ये यूज कर लिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और हमारा यूटिलाइजेशन भी हो गया। मतलब इस तरह के कुछ कंसेप्ट को आप लिख देंगे ना तो ना, और इसको हाईलाइटेड करिएगा, अंडरलाइन करिएगा जरूर इन सब चीज़ों को। इससे क्या अंडरलाइन करते जाइएगा तो वहाँ पर टीचर का नज़र जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, ये सब उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सशक्तिकरण में देखा जाए तो मनरेगा जैसा कार्यक्रम से समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है समावेशी विकास के मामले में, और भी स्पेसिफिक इसमें पंचवर्षीय योजना में, तो वो भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए यहाँ पर कुछ सूचक बताए गए हैं, 7 श्रेणियों के सूचक है ना। इसमें क्या हुआ ना कि इन 7 श्रेणियों को विशेष ध्यान में रख करके इसको मॉनिटराइज करने की बात किया गया। देखिए मॉनिटरेबल टारगेट की परिधि में शामिल किया गया इन 7 सूचकांकों को या 7 सूचकों को। क्या आर्थिक विकास कितना हो रहा है, ठीक है, इस पर मॉनिटर किया जाना चाहिए। समावेशी विकास तभी तो पॉसिबल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यही की जा रही थी कि आर्थिक वृद्धि हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है। निर्धनता और रोजगार में कमी आई है तो इसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। निर्धनता को जो है वो कमी आ गई है उसको कैसे ठीक किया जाए, या रोजगार में जो कमी आ गई है उसको कैसे ठीक किया जाए। बढ़ावा देने के लिए क्या काम किया जाए, कौन सी योजनाओं को यहाँ पर लागू कराई जाए, ठीक है। तो मॉनिटरेबल टारगेट की परिधि में इन सब चीजों को रखा गया, इन 7 को। शिक्षा पर बल देने की बात, स्वास्थ्य पर नजर रखने की बात, आधारभूत संरचना है ना, पर्यावरण और स्थायित्व मतलब एक लंबे समय तक बना रहे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये स्थायित्व। याद रखिएगा ये 7 के 7 नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्थिक वृद्धि, निर्धनता एवं रोजगार में कमी, शिक्षा पर बल, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यावरण और स्थायित्व, इन 7 पर मॉनिटरेबल टारगेट की परिधि में रख दिया गया ताकि इनको हमेशा 24 आवर इस पर मॉनिटर किया जा सके। अगर इस पर 24 आवर मॉनिटर किया जाएगा तो क्या होगा,
कहीं ना कहीं हमारे राज्य का, हमारे देश का जो समावेशी विकास है उसको बल मिलेगा। ठीक है, इतनी सारी बातों के अलावे भी बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि इतना ही सफिशिएंट नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है एक 12वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड में। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, क्योंकि बिना इसका विकास का क्षेत्रीय विजन जो है वो बाहर नहीं निकल के आएगा। बहुआयामी कार्यनीति किए जाने चाहिए, जैसे भारत का ई विकास हो सके। ठीक है, ई विकास जो है तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या हो जाए, विजन और बहुआयामी कार्यनीति की जाए। इसके अलावा ई शासन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और ई शासन के लिए इसका जो अवसंरचना है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उद्योग का संवर्धन किया जाना चाहिए, ज्ञान और नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। भारत का साइबर जो स्पेस है या साइबर स्पेस सुरक्षा है उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे देश में संसाधन हैं उपलब्ध उनका कुशलतम उपयोग किया जाना चाहिए, या कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए हमारा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को भागीदारी साथ में आकर के काम करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी 3 बार, ट्रिपल पी का जो कंसेप्ट है इसी को कहा जाता है निजी तथा सार्वजनिक भागीदारी, इसके माध्यम से किया जाना चाहिए। ये सब किए गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही। पर्यावरण प्रबंधन किया जाना चाहिए, जल संसाधन पर ध्यान देना चाहिए, ग्रामीण विकास और कृषि पर बल दिया जाना चाहिए। इन सब कॉन्सेप्ट को 12वीं पंचवर्षीय योजना में काम किया गया था। ठीक है, और यही कारण था कि समावेशी विकास जैसे कंसेप्ट जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हमारे देश में देखने को मिलता है। अब देखिए, समावेशी विकास के विभिन्न आयामों को थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला है गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में समावेशिता। तो गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में समावेशिता क्या है, तो इसके कई आयाम हैं और इसमें कई चुनौतियां भी हैं। सरकार क्या कर रही है, वितरण से संबंधित पहलू को क्या कर रही है, लागू कर रही है ना। और चुनौतियों को सामना करने के लिए बहुत सारे नीतियों को अपना रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि गरीबी उन्मूलन करना है तो वितरण का पॉलिसी अपनाया जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन की दर को जो है पहले धीमी थी, अब तेज हो गई है। कैसे, पहले बहुत सारी योजनाएं नहीं चलाई जा रही थी, या चलाई जा रही थी तो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कराया जा रहा था, लेकिन अब अच्छे से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है गरीबी उन्मूलन के योजनाओं को। तो क्या हुआ, गरीबी का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है। अब जानते हैं कि तेंदुलकर समिति जो थी वो 2004-05 में गरीबी 37.5% के आसपास में, मतलब लगभग 37.2% के आसपास में था, और 12 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में क्या बताई यही तेंदुलकर समिति, अप्रॉक्स 21.9% पहुंच गई। तो ये बातों को आप ऐड ऑन करिएगा कि गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में समावेशिता कैसे है। अगर आपको डाटा कहीं गड़बड़ लगे, कोई एक पर्सनली हमको मैसेज किए थे, वो मैं उनका अप्रिसिएशन करना चाहूँगा कि वो डाटा कुछ जो था वो अपडेटेड नहीं था, वो अपडेट किए थे। तो मैं आपका भी जो टेक्स्ट है या आपका जो भी डीएम है वो मैं उसका वेलकम करूँगा। अगर आपको लगे कहीं कि हाँ यहाँ पे भैया ऐसा होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए समूह समानता के संदर्भ में समावेशिता, ये कैसे होगा, तो देखिए इसमें ना गरीबी में कमी नहीं बल्कि गरीबी समूह के लिए न्याय संगत कार्य करने की बात कही गई थी। अब मान के चलिए एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, इन सबों को ना उच्च आय प्राप्त करने वाले जो समूह है उसके रूप में क्या किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समूह समानता इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि क्षेत्रीय संतुलन में के रूप में क्या समावेशिता है। क्षेत्रीय संतुलन के रूप में जो समावेशिता है, राज्य जानते हैं, राज्य और कुछ क्षेत्रों के बीच में असंतुलन की स्थिति देखने को मिलेगी आपको। आर्थिक जो समृद्धि है उसका लाभ जो है वो पिछड़े क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप कि जो हमारे एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं एरिया जहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसे योजनाएं चलाई जा रही है, और इन योजनाओं
योजनाओं में क्या किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको रोकने की बात की गई है। और क्षेत्रीय असंतुलन है, अगर इसको रोका जाएगा तो हमारा जो समावेशी विकास है देश का, राष्ट्र का, वो अच्छी तरह से क्रियाशील या क्रियान्वित की जा सकती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिएगा कि आय की असमानता के संदर्भ में भी समावेशिता, आय की असमानता के संदर्भ में समावेशिता कैसे है, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में औसत उपभोग अनुपात को आधार बनाकर संक्रमण काल में विकासशील देश में आय की असमानता अधिक देखी जाती है। तो इसको क्या किया जाना चाहिए, आय की असमानता को कम किया जाना चाहिए। क्या कि आप जानते हैं कि विकासशील देश है तो असमानता तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, लेकिन विकसित देशों में थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो आय की असमानता कैसे कम होगी, आय की असमानता तब कम होगी जब जो सभी लोग हैं उन लोगों को आजीविका के साधन दिए जाएंगे, तकनीक दिए जाएगा, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी ताकि आय की असमानता को पाटा जा सके, कम किया जा सके। तभी हमारे ये देश की जो आय की असमानता है वो क्या होगा, वो खत्म होगा। और सरकार की समावेशी विकास जो है वो इस समाप्ति के लिए जो है वो प्रयास करेगी। तो उससे क्या होगा, हमारा समावेशिता का विकास होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि रोजगार अगर दे दिया जाए, रोजगार के अवसर समान रूप से प्रदान किया जाए, चाहे वो शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, यहाँ के लोगों का अगर आप ये दे देते हैं रोजगार के अवसर, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, अपना आय की असमानता को ठीक कर लेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ आ गया रोजगार वाला, रोजगार कार्यक्रमों के संदर्भ में कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चलाई गई। उसमें जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मजदूरी में समानता की बात कही गई थी, भूमिहीन और खेतिहर मजदूर के लिए आर्थिक समृद्धि की बात की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के कार्यक्रम बहुत सारे चलाए गए थे, है ना। तो ये सारे के सारे जो चीजें रोजगार के कार्यक्रम में आप कितने सारी चीजों को डाल सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड ऑन करिएगा, यही आ जाएगी आपके रोजगार कार्यक्रमों के संदर्भ में समावेशिता इसके अंतर्गत। ठीक है, ये सारे के सारे आयाम हैं जिसको डायमेंशंस कहते हैं, जो समावेशी विकास है ना, समावेशी विकास का ये डायमेंशंस है। अब आगे देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में समावेशिता कैसे है। तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, है ना, इन सब चीज़ों को समावेशी बनाया जाना चाहिए। तो क्या होगा, सबों को एजुकेशन मिल पाएगा। नई नई नीतियाँ लाई जा रही है ना, आप जान रहे हैं कि नए नए कार्यक्रम भी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया था, आप जान रहे हैं। 2009 में शिक्षा का अधिकार आया, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। साक्षर भारत मिशन जैसे कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विकलांग बच्चों के लिए जो 8वां से लेकर 12वां तक का जो है वो शिक्षा वो फ्री कर दिया गया है, इसके लिए भी कार्यक्रम लाई गए थे 2009-10 में। तो इन सब योजनाओं को ना अच्छी ढंग से अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो शिक्षा में भी समावेशिता को बल मिलेगा। होप सो कि इतने सारे आयाम जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आशा करता हूं कि मेरा समझाया जाना आपको सार्थक सिद्ध होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और जो प्रमोट आप कर रहे हैं या जितना आप हमको प्यार दे रहे हैं वो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेंस का मैं इसी तरह से हर टॉपिक का, ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, सारे के सारे लैंग्वेज पेपर सहित खोटा हम अकेले पढ़ा लेंगे। मैं खुद अपना, मेरा जो मार्कशीट है वो मार्कशीट वाला वीडियो देख लेना, सारे के सारे पेपर मेरा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पूरा का पूरा सिनॉप्सिस रेडी है। इसी तरह पढ़ा करके और आपको मैं अवेयर या अपडेट मैं करता रहूँगा, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।